हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं दयाल चौधरी, टीम सेल से। आज अपने केमिस्ट्री पंच का 20वां एपिसोड लास्ट एपिसोड अपन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक अपना रहेगा पी ब्लॉक। अपना पैटर्न वही है, 75 क्वेश्चन अपन ने इसमें वही सिलेक्ट किए हैं पी ब्लॉक के, और कोशिश वही पूरा चैप्टर इसके एंटायर मतलब इसके आसपास पूरा चैप्टर अपन क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। बस आपको साथ बने रहना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट H3BO3 इज नॉट करेक्ट। H3BO3 के लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। तो पहला आ जाइए, इट इज ए स्ट्रॉन्ग ट्राइबेसिक एसिड। पहली बात है, इसकी स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो बोरॉन, इसमें B4 यूनिट क्या होती है, H बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई होती है। B4 यूनिट्स आर हेल्ड बाई H बॉन्ड। ऐसे आगे चलती रहेगी ये स्ट्रक्चर, समझ रहे हैं ना, ऐसे H बॉन्ड। तो यहाँ पे OH है लेकिन फ्री नहीं है, वो H बॉन्डिंग में फंसा हुआ है, इस वजह से डोनेट नहीं कर सकता। तो अपन इसको ट्राइबेसिक बोलना गलत हो जाएगा। तो अपना पहला ही आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स ही आपको ढूंढना था। फिर इसे कैसे, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाइंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। बिल्कुल बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन अगर अपन बनाते हैं तो वहां पे आप क्या बना सकते हो, बोरेक्स से आप क्या बना सकते हो, बोरिक एसिड आप बना सकते हो। क्लियर। फिर उसके बाद में प्रिपरेशन मेथड है तो बोरिक एसिड का। फिर इसमें कह रहा है इट हैज लेयर स्ट्रक्चर। बिल्कुल ये लेयर स्ट्रक्चर रखता है जिसमें BO3 यूनिट्स हेल्ड बाय H बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, BO3-3 यूनिट्स हैं ये। भाई आप ऐसा करो ना, H3BO3 ये क्या हो जाएगा, 3H प्लस BO3 माइनस। हालांकि 3H प्लस देता नहीं है, मैं एक यूनिट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये यूनिट है और जो H बॉन्ड से आपस में फंसी हुई है। फिर कह रहा हूं मैं ये 3H प्लस यहाँ से ये डोनेट नहीं करता है। मैंने तो ये जो बोला है ना, इसकी स्ट्रक्चर को ये समझाने की कोशिश की है कि इन हाइड्रोजन को हटा करके देखो आप, तो माइनस 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 जो आपस में H बॉन्ड से जुड़ी हुई है, तो एक लेयर स्ट्रक्चर हो गई, क्योंकि हर एटम आपका यहाँ पे sp2 हाइब्रिड हो जाएगा बोरोन का। क्लियर। फिर आ जाइए, ये भी सही है, इट डज नॉट एक्ट एज प्रोटोन डोनर। बिल्कुल ये प्रोटोन डोनर नहीं है, मैंने तो पहले ही कहा था ये गलत बोल रहे हैं, ठीक है। बट एक्ट एज लेविस एसिड, लेकिन ये लेविस एसिड बन सकता है, मतलब ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्टिंग हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन बोले तो OH माइनस आयन। ये थोड़ा ठीक कर लेना, हाइड्रोक्सिल आयन की बात कर रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन। तो देखिए क्या होगा, ये आपका H3BO3 हो गया, H2O से इसके रिएक्शन करवा दीजिए, ये माइनस और ये प्लस है, तो क्या होगा, इसके पास वेकेंट 2p पड़ा है, तो ये क्या करेगा, BOH फॉर माइनस प्लस H प्लस। तो प्रोटॉन दिया, लेकिन कहाँ का, वाटर का प्रोटॉन, और उससे क्या OH इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो OH इसके पास लोन पेयर था, इसके वेकेंट में आ गया, इसलिए इसको बोल रहा है कि ये लेविस एसिडिक है, क्योंकि जो लोन पेयर लेता है ना वो लेविस एसिडिक नेचर शो करता है। तो आपका फर्स्ट यहाँ पे फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एल्यूमिनियम थर्ड क्लोराइड फॉर्म ए डाइमर, कि एल्यूमिनियम क्लोराइड डाइमर बनाता है, क्यों। तो देखिए AlCl3 है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। इसका मतलब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। इसके पास वेकेंट 3p भी पड़ा है और 3d भी पड़ा है। एक है 3p में एक वेकेंट है और d के 5 वेकेंट है। तो आ जाइए, तो इसमें क्या होता है, ये एल्यूमिनियम आपका क्लोरीन क्लोरीन, ये क्लोरीन, फिर एल्यूमिनियम क्लोरीन क्लोरीन और ये क्लोरीन। तो इसमें अगर अपन देखें तो देखिए जो क्लोरीन है आपका, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7। तो 2 तो ये रहा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 होते हैं ना, तो एक तो यहाँ बॉन्डिंग कर चुका है, ये रहा। ये अपना इसको वेकेंट 3p में शेयर कर देगा, वैसे ये अपना एक लोन पेयर इसको शेयर कर देगा। तो इसकी पहले तो क्या बॉन्डिंग 3 थी, अब कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 4। क्लियर। ऊपर से 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, ऑक्टेट भी इसका क्या हो गया, पूरा हो गया, और हाइब्रिडाइजेशन इसका आ गया sp3। क्लियर। तो ये बॉन्ड कैसा हो गया, 1, 2, 3, 3 सेंटर, 2, 2, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया। आ जाइए, एल्यूमिनियम क्या करता है, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर कैन बी अचीव्ड बाय एल्यूमिनियम।
तो ये क्या करता है, उच्च उपसहसंयोजन संख्या प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल वेकेंट ऑर्बिटल है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा सकता है, ये सही बात है, इसीलिए ये बनाता है। फिर एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी का डायमर का कोई रिलेशन नहीं है, थर्ड समूह का डायमर बनाने से भी कोई संबंध नहीं है, और ट्राइमर ये बनाता नहीं है, और ट्राइमर जो नहीं बनाई इसका मतलब ये थोड़ा ही वो डायमर बनाएगा, समझ गए। तो इसलिए ये डायमर बनाता है, क्योंकि ये ट्राइमर नहीं बना सकता, मतलब पूरा ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो आपका आ गया कौन सा, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंडेंसी ऑफ BF3 BCl3 BBr टू बिहेव एज लेविस एसिड। लेविस एसिड का मतलब क्या है, लॉन पेयर एक्सेप्टर। एक चीज का ध्यान रखना, लेविस से जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो आपकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। तो यहां पे अगर देखा जाए साइड एटम की हो चाहे सेंट्रल की हो, तो अगर इसको देखा जाए उस हिसाब से तो आपको यूं नहीं लग रहा क्या कि इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी इधर बढ़ रही है, तो लेविस एसिड की स्ट्रेंथ ये आ जाएगी। लेकिन ये आपका क्या है, गलत है। ऐसा क्यों, तो देखिए जो BF3 है वो बैक बॉन्ड बना सकता है, इसके पास वेकेंट 2p है, तो ये अपना लोन पेयर इसमें दे देता है, ये है p पाई बैक बॉन्ड। तो लेविस एसिड कौन सा होता है, जो लोन पेयर ले, इसने बैक बॉन्ड बना लिया, तो इसका वेकेंट 2p ऑर्बिटल तो क्या हो गया, यहाँ पे यूज हो गया। अब इसके पास वेकेंट है नहीं, तो लोन पेयर कहां लेगा। इसका मतलब अगर बैक बॉन्ड बना तो लेविस एसिड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है साइज के। ऐसा क्यों, अगर देखो आप क्या ओवरलैपिंग, जैसे जैसे साइज बढ़ती है तो ओवरलैपिंग कम होती है, क्लियर। तो साइज बढ़ी तो ओवरलैपिंग कम होगी, इसका मतलब उसकी बैक बॉन्डिंग कमजोर हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग कमजोर हो जाएगी, मतलब लेविस एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं BF3, पहले तो फ्लोरीन, तो इसका वेकेंट क्या है 2p, फ्लोरीन भी लोन पेयर कहां से देने वाला है 2p से। फिर क्लोरीन लोन पेयर कहां से देगा 3p से, 3p थोड़ा लार्ज है। ब्रोमीन कहां से देगा 4p से, तो और भी लार्ज है। तो ये ऑलमोस्ट सेम साइज के, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। फिर क्लोरीन की थोड़ी साइज लार्ज है 3p ऑर्बिटल की, तो यहां पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, थोड़ी वीक होगी, और यहां पर तो और भी ज्यादा वीक हो जाएगी, क्लियर। तो जब ऑर्बिटल्स की साइज बढ़ जाती है तो बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो लेविस बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो आपका ऑर्डर क्या आ जाएगा, BF3 से ज्यादा BCl3 और BCl3 से ज्यादा BBr3। तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, BCl डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना था ना, तो ये रहा, थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट मोलिक्यूल, ये एसिड क्यों है, बोरिक एसिड यही तो है ना आपका, आप इसको यूं लिख दो, चाहे H3BO3 लिख दो। तो ये क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो वाटर से हाइड्रोक्सिल आयन गेन कर लेगा और वाटर का H+ डोनेट कर देगा। तो ये इसीलिए बोरिक एसिड को ट्रू प्रोटोनिक एसिड नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये खुद का नहीं, वाटर का H+ आपका क्या करवा रहा है, डोनेट। तो वही एक्सेप्ट हाइड्रोक्सिल आयन फ्रॉम वाटर एंड रिलीज प्रोटॉन। तो ये आपका आंसर आ गया। और बाकी के ऑप्शन देखना चाहिए, तो ये कह रहा है कि कंबाइन विद प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, वाटर के प्रोटॉन से कंबाइन नहीं होता है, वाटर के हाइड्रोक्सिल से कंबाइन होता है। फिर इसमें रिप्लेसेबल H+ नहीं है, बिल्कुल H बॉन्डिंग में फंसे हुए हैं सारे प्रोटॉन। गिव अप प्रोटॉन, प्रोटॉन नहीं देता है, ये प्रोटॉन देता है लेकिन खुद का नहीं देता, प्रोटॉन किसका देता है, ये वाटर का। तो आपका आंसर कौन सा जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक बेंजीन, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन ये रहा, फॉर्मूला याद रख लो इसका। रीजन क्या है, देखो बेंजीन क्या होती है, ऑर्गेनिक बेंजीन C6H6, जिसमें क्या होता है, ऐसे 6 कार्बन होते हैं जिनके बीच अल्टरनेटिव फॉर्म में डबल बॉन्ड होता है, सबके पास एक एक हाइड्रोजन होता है।
यही तो होता है ना, हर कार्बन एटम कैसा होता है, sp2 हाइब्रिड होता है, म्यू इसका 0 है और कैसी है ये, प्लेनर शेप है। क्लियर। और देखो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.5, इसकी भी 2.5, तो सेम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, तो बॉन्ड पोलैरिटी भी यहां नहीं है, तो बहुत कम रिएक्टिव हुई है। फिर इसी की बात इधर करें, इसमें क्या होता है, बोरॉन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फिर बोरॉन, फिर बोरॉन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, सबके पास एक एक हाइड्रोजन है जैसे कार्बन के पास है। देखो पूरी स्ट्रक्चर सेम जा रही है। अब इसके बाद लोन पेयर, इसके पास वेकेंट 2p अपना लोन पेयर इसको दे देगा, तो यहाँ पे p पाई बैक बॉन्डिंग आ गई, p पाई बैक बॉन्ड। फिर देखिए इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कितनी है, 2.0 और इसकी कितनी है 3.0, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है, इस वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी है। बाकी इसका भी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है, इसका भी sp2 है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, प्लेनर है, लेकिन इसके लिए म्यू इज टू 0 भी है क्योंकि प्लेनर है, लेकिन ये कैसा है, मोर रिएक्टिव है, कारण है बॉन्ड में पोलैरिटी है, इसके लिए भी म्यू इज टू 0। तो सेम बेंजीन जैसा ही तो स्ट्रक्चर है, वही अल्टरनेटिव फॉर्म में डबल बॉन्ड है, ठीक है। आप इसको कार्बन मान ले तो 6 ही हो जाएगा सीधा, देखो तो वो चीज है, इस वजह से इसकी स्ट्रक्चर बेंजीन से मिलती है, इसलिए इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए डाइबोरेन इज नॉट ट्रू। तो डाइबोरेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो आ जाओ डाइबोरेन बनाते हैं पहले। BH3 यह बना ले B2S6, ये डाइबोरेन है, ठीक है। तो कैसे बनता है, देखो ये बोरॉन हो गया और ये बोरॉन हो गया, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, H H H। क्लियर। अब देखो क्या होता है, इस हाइड्रोजन का जो, देखो बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2, और ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा आगे डिस्प्लेस हो जाता है, हाइड्रोजन वाला इधर की तरफ जाके ये बॉन्डिंग कर लेता है डाइमर बनाने के लिए, ठीक है। ये आपका आ गया। वैसे ही इस बोरॉन का इलेक्ट्रॉन यहां और हाइड्रोजन का यहां पे बॉन्डिंग दे देता है। बोरॉन के बाकी के 3 ये हैं, हाइड्रोजन के ये रहे, ये आ गया। तो देखो इसमें इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसका हाइब्रिडाइजेशन अब sp3 हो चुका है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 अभी भी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, और इधर वाले का भी ऑक्टेट पूरा नहीं है, बस हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया, इधर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इधर sp3 है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है और इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं है। फिर आओ देखो इसमें क्या होता है, आप इस चीज को यूं समझो, ये 2 बोरॉन है, ये हाइड्रोजन टर्मिनल वाले बना रहा हूं, ये एक ही प्लेन में होते हैं। कैसे हैं ये हाइड्रोजन, 1 और 2 एटम के बीच बॉन्ड बन रहा है, तो 2 सेंटर, कितने इलेक्ट्रॉन काम मेरे 2, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ऐसे कितने हैं 4 बॉन्ड है। कैसे 1 2 3 4। फिर ये देखो ब्रिज, तो इसमें क्या हुआ, बोरॉन से एक हाइड्रोजन यूं, एक यूं, एक यूं, ये तो एक ही प्लेन के हो गए, 4 हाइड्रोजन, चारों रिप्लेसेबल है, हट सकते हैं रिएक्शन में। फिर ब्रिज वाले एक प्लेन के ऊपर होता है, एक प्लेन के नीचे से होता है, ये रिप्लेसेबल नहीं है, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। ये कैसा हो गया 1 2 3, ब्रिज वाला देखो 1 2 3, 3 सेंटर, 3 एटम का में आ गए, इलेक्ट्रॉन कितना 1 और 2, 2 इलेक्ट्रॉन, इसको ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड भी कहा जाता है। ऐसे कितने बॉन्ड है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, कितने बॉन्ड है 2 बॉन्ड है, ये आ गया। क्लियर। रिप्लेसेबल का मतलब क्या है, अगर जैसे इस पर रिएक्शन करवाना चाहोगे, इस पर आपने रिएक्शन करवा दी, मान लो CH3 Cl की, तो 4 चाहिए होंगे क्योंकि 4 ही हटेंगे उसमें से, ये टर्मिनल वाले तो सेंटर वाले, वो ब्रिज वाले तो बच गए और टर्मिनल वाले मिथाइल ग्रुप से हट गए, 4HCl, समझ गए होंगे, ये है रिप्लेसेबल का मतलब। तो आ जाओ डाइबोरेन में sp, तो ये कह रहा है द बोरॉन एटम इन इट आर sp3 हाइब्रिडेड, बिल्कुल sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर दिख रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहा है इट कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। ऑल BH बॉन्ड लेंथ, रेजोनेंस तो है ही नहीं,
ऑल BH बॉन्ड लेंथ इन इट आर इक्वल ड्यू टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस है ही नहीं, ना बॉन्ड लेंथ इक्वल है, ये बॉन्ड लेंथ कम है और ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो ये वाला गलत स्टेटमेंट है। फिर मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर, बिल्कुल 4 बॉन्ड एक ही प्लेन में है और एक ये प्लेन के ऊपर है और एक नीचे है, तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। द नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल फॉर डाई सब्स्टिट्यूटेड बोरेंजाइन, ये आपका आ गया। ठीक है, बोरोजाइन का देख लेते हैं। तो इस स्ट्रक्चर बना के इसकी अगर देखें अपन तो आ जाओ, BN BN। मेरे को तो पता है 4 बनेंगे, इसलिए मैं सीधे 4 बना रहा हूं, पहले आपको बना के देखनी पड़ेंगी। तो देखो सबके पास एक एक हाइड्रोजन होता है, तो 4 ही है हाइड्रोजन, मतलब 2 की जगह हेलोजन आ गए, तो मैं सिर्फ हेलोजन ड्रॉ करने वाला हूं। मान लो हेलोजन ये आ जाए, ये 60 डिग्री के एंगल पे आ गया ना, एक नाइट्रोजन के पास एक बोरोन के पास, एक यहाँ आ जाए एक यहाँ आ जाए। अब कितने पे चले गए, नाइट्रोजन 120 पे, तो एक बना दो बोरोन एक और बढ़ा देते हैं इसको, पहले ये और ये। इसको थोड़ा आगे और बढ़ा देते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना इसमें वो डबल बॉन्ड होता है। तो देखो X और ये X दिख रहा है ना, तो अब ये कितने पे आ गए, 180 पे। अगर वहां फिर से लाओगे तो नाइट्रोजन कितने पे आ जाएंगे, 120 पे, जो कि ये स्ट्रक्चर है। यहां लाओगे तो ये वाले रिपीट हो जाएगी। अब क्या कर सकते हो, बोरॉन का आप 120 का नहीं किया अभी, ये बोरॉन 120 हो जाएगा, तो कितने होंगे, 4। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन B2S6 कंटेन, अभी बताया था 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, जो टर्मिनल वाले हैं, याद है ना, H H B H H H H। तो ये तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले हो गए, कितने, 4। फिर इसके बाद में ये आपका आ गया, एक तो ये और एक आपका ये आ गए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं, 2। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं। व्हेन ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 इज स्ट्रांगली हीटेड, तो बिल्कुल जब भी ऑक्सी एसिड को स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो वो एनहाइड्राइड बना लेते हैं, B2O3, तो बोरिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज का ध्यान रखना भाई, स्ट्रांगली हीट करवा रहा है, पहले हीट करोगे तो HBO2 बनता है मेटाबोरिक एसिड, लेकिन स्ट्रांगली हीट करवा रहा है तो आगे जाके ये B2O3 बनेगा। मैं इसकी बात कर रहा था सीधे ही स्ट्रांगली हीट की। अगर नॉर्मली हीट किया तो मेटाबोरिक एसिड बनेगा, लेकिन अगर स्ट्रांगली हीट किया तो क्या बनेगा, बोरिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अनस्टेबल टू फॉर्म MF6 3-। तो देखो ये बनाने के लिए कम से कम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चाहिए, 6, मतलब कि 6 कोवेलेंसी होनी चाहिए। ये मान लो कि कोवेलेंसी कितनी लगेगी, 6। तो देखो इसके पास वैकेंट डी होता है, कोवेलेंसी 6 दे सकता है, इसके पास वैकेंट डी होता है, दे सकता है, इसके पास वैकेंट डी होता है, 6 दे सकता है। बोरॉन के पास वैकेंट डी नहीं होता, इसकी कोवेलेंसी 6 नहीं हो सकती, इसकी मैक्सिमम 4 हो सकती है, BF और माइनस। क्लियर। तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल, जैसे मैंने कहा था ना, बात की थी ये जब मैंने डी ब्लॉक पढ़ाया था, अलॉय बताया, तो वहां क्या कहा था कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर 0% होता है। ठीक वैसे ही लेड पेंसिल में नाम ही लेड है, बाकी प्योर ग्रेफाइट से आपका बनता है, प्योर कार्बन से आपका बनता है, तो इसमें इसका परसेंटेज होता है 0। नेक्स्ट, ग्लास रिएक्ट विद HF, तो ग्लास क्या होता है आपका, Na2SiO3।
तो इसकी रिएक्शन करवा दो आप किससे, HF से, तो ये बना देता है H2SiF6, मतलब ग्लास इसमें, बाकी वो H2 और वो बन ही जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर ग्लास होता है ना वो HF में डिसोल्व होता है, मतलब इसके साथ ग्लास रिएक्शन करता है। बात आ गई क्या समझ में? ग्लास इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, डिसोल्व हो जाता है ग्लास किसमें, HF में। तो ग्लास के ऊपर जो लिखावट होती है ना, लिखा जाता है, वो इसी से लिखा जाता है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, सेकंड। नेक्स्ट, Which of the following oxidation state of the most characteristic for lead and tin respectively? देखो lead और tin, तो इनकी पोजीशन देखो किसके हैं, ये फोर्थ के हैं। तो ये तो टिन हो गया, ये लेड हो गया, ये 6th पीरियड से है और ये आपका 5th पीरियड से। इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जनरली, NH2 NP2। तो देखो एक आता है इनर्ट पेयरिंग इफेक्ट, पढ़ा है आपने इनर्ट पेयरिंग इफेक्ट। इनर्ट पेयरिंग इफेक्ट में क्या होता है कि जहां पर ये आपका लेंथ एनोड कंट्रैक्शन शुरू हो जाता है, तो पी ब्लॉक में आने पर क्या होता है कि जो लेंथ एनोड कंट्रैक्शन के कारण NS इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी बॉन्ड बनाने की नेचर कम हो जाती है, क्योंकि उन पर जेड इफेक्ट बढ़ जाता है। क्लियर, इस वजह से वो बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। तो बस इनर्ट पेयरिंग इफेक्ट में अगर ये बॉन्ड नहीं बना पाया तो ऑक्सीडेशन स्टेज +2, और अगर इनर्ट पेयरिंग इफेक्ट कम हुआ और ये भी बॉन्ड बनाने में कामयाब हो गया तो ऑक्सीडेशन स्टेज +4। तो दो प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं फोड़ते वाले। और इसी इनर्ट पेयरिंग इफेक्ट की वजह से दो सक्सेसिव या क्रमागत जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है पी ब्लॉक की, उनमें 2 इकाई का अंतर होता है। देखो ठीक है, 2 यूनिट्स का डिफरेंस है। तो आ जाइए यहाँ, तो इनर्ट पेयरिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा अप्लाई होता है किसमें, लोअर में, 6th पीरियड में। तो 6th पीरियड में यही 2 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। तो यहाँ पर इनर्ट पेयरिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, IPE इफेक्ट सबसे ज्यादा, इसलिए यहाँ पर लोअर ज्यादा स्टेबल होगी और ऊपर वालों में बाकी में हायर ज्यादा स्टेबल होगी। और इनर्ट पेयरिंग इफेक्ट की वजह से ही टॉप टू बॉटम चलते हैं, तो लोअर की स्टेबिलिटी बढ़ती है और हायर की स्टेबिलिटी कम होती है। क्लियर, तो अगर इनका कंपैरिजन करें तो ये ज्यादा स्टेबल है, और अगर इनका कंपेयर करें तो ये ज्यादा स्टेबल है। बात आ गई समझ में? तो आप आ जाओ, तो टिन तो कौन सी में रहेगा, +4 में, और ये किस में रहेगा, +2 में रहेगा। तो आ जाओ, पहले लेड का है ना, तो लेड तो +2 और टिन है, टिन +4, तो कौन सा आंसर है, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स प्रोपाइन ऑन हाइड्रोलाइसिस। देखो ये मेथिनिलाइड है, इसलिए जब भी इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे आप तो यहां पे क्या बनेगा, मीथेन गैस निकलेगी, साथ में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये प्रोपिनेलाइड है C3-4। तो अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे ना तो 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, C3H4, प्रोपाइन निकलेगा, बाकी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहां से चला जाएगा। ये मेथिनिलाइड है, तो यहां से भी मीथेन गैस बनने वाली है। यह आपका मेथिनिलाइड है, तो यहां से भी आपकी मीथेन गैस बनने वाली। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, ये प्रोपाइन यहां बनने वाली है हाइड्रोलाइसिस करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड में देखना क्या सही है, ईच सिलिकॉन एटम इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन। तो मतलब इसकी स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन पढ़ लिया करो पहले। तो जैसे सिलिकॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऑक्सीजन, यही तो होती है ना सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यूं। यहां क्या हो रहा है, हर सिलिकॉन एटम है ना, दिख रहा है साफ साफ, हर सिलिकॉन एटम में 1 2 3 4 ऑक्सीजन से कवर्ड है, और हर ऑक्सीजन एटम 2 सिलिकॉन से कवर है। तो आ जाओ, ईच सिलिकॉन एटम सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है। ईच ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू सिलिकॉन एटम्स, तो आ जाओ यही सही है। आगे चले, ईच सिलिकॉन एटम सराउंडेड बाय 2 ऑक्सीजन, गलत बात है, 4 से है। सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, गलत बात है। सिलिकॉन देयर आर डबल बॉन्ड बिटवीन सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, ये कहना चाह रहा था कि CO2 की तरह ही होगा SiO2, मतलब सिलिकॉन CO2 की तरह यूं होगा, लेकिन इसकी लार्ज साइज है जिस वजह से इफेक्टिवली ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे वीक बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, वो क्या होगा, वीक होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये स्ट्रक्चर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये भी गया। तो आपका कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट।
नेक्स्ट, द स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड्स, मैंने अभी बताया था ये पी ब्लॉक का है और कौन से ग्रुप का है, 14 ग्रुप बोले तो फोर्थ है। तो इनमें आईपी इफेक्ट लगता है तो टॉप टू बॉटम चलते हैं तो लोअर की स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो लोअर की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इस सिलिकॉन के बाद में कौन आता है, जर्मेनियम, फिर टिन और फिर ये +2 में है ना, तो +2 की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ेगी। नेक्स्ट, SiF6 2- एंड SiCl6 2- विच वन इज नॉन, तो इनमें कौन सा नॉन है, मतलब कि ये तो एग्जिस्ट करता नहीं है, ये करता है। देखो सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है इसलिए वैलेंसी एक्सपेंड कर सकता है, तो ये वैलेंसी 6 भी दे सकता है, तो उस हिसाब से ये भी बन सकता है, लेकिन नहीं, क्लोराइड की साइज लार्ज होती है। क्लियर, इस वजह से स्टेरिक रिपल्सन आ जाएगा। 6 क्लोरीन छोटे सिलिकॉन के चारों तरफ नहीं जुड़ सकते, लेकिन फ्लोराइड की साइज क्या है, स्मॉल है। इस वजह से क्या होता है, आपके पास ये सिलिकॉन के चारों तरफ ये फ्लोरीन 6 अटैच हो सकते हैं, तो बिकॉज स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। क्लियर, लार्ज साइज होता तो ये जुड़ता ही नहीं, फिर इसमें बनने में इसके साइज का कोई रोल ही नहीं है, तो ये आ गया आपका आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, द एलिमेंट दैट शो ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म पी मल्टीपल बॉन्ड्स इज, पी बहुबंध बनाने की प्रबल योग्यता, बिल्कुल कार्बन में स्मॉल साइज का है, और देखो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना, उसमें से एक पी है, ट्रिपल बॉन्ड बना, क्या है, 2 पी बॉन्ड बन रहे हैं। इनकी साइज लार्ज होती है और लार्ज होने की वजह से इफेक्टिवली ओवरलैपिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए पी या बॉन्ड बनाने की जो नेचर होती है वो क्या होती है, कम होती है। फिर अनकंट्रोल्ड हाइड्रोलाइसिस एंड कंडेंसेशन R3SiCl यील्ड, तो वही इसका क्या कर रहे हैं, नियंत्रित क्वांटिटी में पहले तो हाइड्रोलाइसिस करवाओ, तो देखो ये रहा SiR3Cl, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है, ज्यादा, इस पर पार्शियल नेगेटिव और आंशिक पॉजिटिव, तो हाइड्रोलाइसिस उसी का होता है जिसमें आंशिक धनावेश पार्शियल पॉजिटिव के पास वेकेंट ऑर्बिटल हो, तो इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो इसका हाइड्रोलाइसिस हो सकता है। कैसे होगा, HOH, HCl निकल जाएगा और OH सीधा इससे जुड़ जाएगा, तो R3SiOH, ऐसी दूसरी यूनिट इसके साथ आ जाएगी R3, तो ये लो वाटर का मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा, बना क्या, R3SiO(SiR3), फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, It is because of inability of NH2 electron of the valence shell participate in bonding that, किसमें संयोजिकोष के NH2 इलेक्ट्रॉन की वजह से बंध की निष्क्रियता बढ़ जाती है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, किसमें संयोजिकोष के NH इलेक्ट्रॉन की वजह से बंध बनाने की निष्क्रियता बढ़ जाती है, तो आ जाओ बिल्कुल सी भाई, NH इलेक्ट्रॉन की वजह से किसमें प्रॉपर्टी आ रही है वो देखना है। अगर NH2 के इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, तब क्या प्रॉपर्टी रहेगी, इन्वॉल्व नहीं हो पाए तब कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी, तो आ जाओ। एक चीज का ध्यान रखना, टिन का और लेड का कंपेयर करवा रहे हैं, तो देखो ये टिन 2 प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेज देता है, कौन से पीरियड का है, 5th पीरियड। 5th पीरियड में इनर्ट पेयरिंग इफेक्ट कम होता है, तो हायर ऑक्सीडेशन ज्यादा स्टेबल होती है, तो वो वाली ज्यादा स्टेबल है। तो अगर ऐसा कोई कंपाउंड हुआ तो वो किधर जाने की कोशिश करेगा, इधर जाने के लिए उसको खुद का ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब है खुद का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर आ जाओ Pb+2 और Pb+4, ये 6 पीरियड है। 6 पीरियड में इनर्ट पेयरिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए लोअर ज्यादा स्टेबल होती है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो अगर ऐसा कोई कंपाउंड है भी तो वो इसमें आने की कोशिश करेगा, आने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, मतलब रिडक्शन हुआ, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आ जाओ, Sn+2 इज रिड्यूसिंग, बिल्कुल सही बात है। Pb+4 इज ऑक्सीडाइजिंग, ये लो, यही हो रहा है, NH2 इलेक्ट्रॉन की वजह से आ गई ना प्रॉपर्टी। Sn+2 Pb+2 बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग, नहीं भाई, इनमें से तो एक भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। Sn+4 इज रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल ये बात
नहीं, ये तो ज्यादा ही स्टेबल है, H+2 में क्यों आएगा? Pb+4, हाँ बिल्कुल ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये गलत हो गया। वैसे ही Sn+2 ऑक्सीडाइजिंग नहीं भाई, Sn+2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, +4 में जाना चाहता है, और ये ऑक्सीडाइजिंग होता है क्योंकि ये +2 में आना चाहता है। तो आपका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, PCl3 रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म। पहले तो ये देखो कि वाटर से रिएक्शन ये करेगा क्या इसका हाइड्रोलाइसिस होगा? तो अपनी कंडीशन देखो, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो वेकेंट ऑर्बिटल है क्या, तो फॉस्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, इसका मतलब हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है। और हाइड्रोलाइसिस कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इसका मतलब जो हैलाइड होता है तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेज हैलाइड में होती है वही उसके ऑक्सीजन में होगी। तो आ जाओ, फॉस्फोरस आपका यहाँ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेज में है? +3 में। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा ना तो वो ही ऑक्सीजन बनेगा जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज +3 हो, ये बनेगा। तो ये रहा, क्लियर? तो ये देख के आइडेंटिफाई कर दो, ये तो हो ही नहीं सकता, +5 वाला तो बनेगा ही नहीं। यहां आ जाओ, -3 ये भी नहीं बनेगा, ये +5 ये भी नहीं बनेगा, क्लियर? तो कौन सा बनेगा? सेकंड। नाइट्रोजन इज रिलेटिवली इनएक्टिव एलिमेंट बिकॉज, ये कह रहा है कि नाइट्रोजन कम रिएक्टिव, रीजन क्या है? तो नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से बॉन्ड बहुत छोटा है, और शॉर्ट बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, इसलिए ये लेस रिएक्टिव है। तो आप क्या बोलोगे इसके मतलब इट्स एटम हैज ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये भी नहीं है। ऐसे तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल है, तो हाफ फिल तो फॉस्फोरस का भी होता है। इट हैज लो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का बिल्कुल रोल हो सकता है रिएक्टिविटी, लेकिन वो तो ज्यादा बनाएगा उसको क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी उच्च होती है, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी तो इससे भी ऊंचा आपकी किसके, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का उच्च होना तो रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा, कम थोड़ा ही करेगा। ये गया, ये रहा डिसोसिएशन एनर्जी। ऐसा क्यों? हमेशा ध्यान रखना, एक रिएक्शन के अंदर हमेशा एलिमेंट के एटम इन्वॉल्व होते हैं, न कि मॉलिक्यूल। तो अगर रिएक्शन करनी है N2 को तो पहले एटॉमिक में जाना पड़ेगा, एटॉमिक के लिए बॉन्ड तोड़ना है, और यही एनर्जी ज्यादा है तो कैसे रिएक्ट करेगा? इसलिए आपका डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इज फेयरली हाई, बहुत ज्यादा हाई होती है, इस वजह से ये लेस रिएक्टिव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज लीस्ट एसिडिक? हमेशा ध्यान रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड इट्स ऑक्सी एसिड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेज के, क्लियर? तो देखो फॉस्फोरस आर्सेनिक, तो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो ये दो तो गए। अब इनमें आ जाओ, इसको 10 कर लेना भाई, टाइपिंग एरर। ये +3 में है, ये +5 में है, तो ऑक्सीडेशन स्टेज ज्यादा होगी, तो ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो अब कौन बच गया? ये +3 में है, तो सबसे लीस्ट एसिडिक है, सबसे ज्यादा पूछता तो ये हो जाता। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से ये दोनों ज्यादा एसिडिक है, और इनमें भी +5 की वजह से ये और भी ज्यादा एसिडिक हो गया, तो ज्यादा पूछता तो ये, लीस्ट पूछ गया तो ये, क्लियर? नेक्स्ट, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ए हाइड्राइड ऑफ द 5th ग्रुप एलिमेंट्स डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। पंचम वर्ग के तत्व के हाइड्राइड के क्षारीय गुण निम्न क्रम में घटते हैं। तो आ जाओ, NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3 की मैं बात कर देता हूँ। टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, तो साइज क्या हो रही है? सेंट्रल एटम की इंक्रीज, और साइज इंक्रीज हो रही है तो सबके पास एक एक लोन पेयर, तो लोन पेयर थोड़ा डिफ्यूज हो गया, लार्ज साइज में फैल गया, तो ये क्या बोला जाएगा? लोन पेयर डेंसिटी डिक्रीज। और लोन पेयर डेंसिटी कम हो गई मतलब लोन पेयर डोनेटिंग नेचर कम हो गई, नेचर कम हो गई तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई, क्योंकि लेविस बेस तो वो है ना जो लोन पेयर इजीली डोनेट करे। तो ऑर्डर कौन सा हो गया? NH3, PH3, ASH3, SBH3। थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो आपको हाइपोफॉस्फोरस पता होना चाहिए। ये क्या होता है? H3PO2। हाइब्रिडाइजेशन निकालो, sp3 तो बनाओ
एक तो ऑक्सी एसिड में पी डबल बॉन्ड होगा ही होगा, फिर बाकी बची भी ऑक्सीजन जोड़ दो, फिर भी नहीं हो रही तो sp3 में 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो बाकी के हाइड्रोजन जोड़ दो, बन गए। अब भी हाइड्रोजन बच रहा है तो वो बची हुई ऑक्सीजन को दे दो। तो एक तो OH होता है, 2 pH बॉन्ड होते हैं और एक पी डबल बॉन्ड हो। कौन सा आ गया? ये रहा, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। विथ रेफरेंस टू प्रोटोनिक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखो NH3 दिया है आपको और PH3 दिया है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। प्रोटोनिक का मतलब कौन सा प्रोटोन गेन पहले करेगा? तो देखो अभी बताया था इसकी साइज लार्ज है तो लोन पेयर डेंसिटी कम है, तो ये प्रोटोन को लोन पेयर देगा लेकिन धीरे, ये फास्टली देगा। तो ये तो जल्दी से प्रोटोन गेन करके NH4+ बनाएगा, ये थोड़ा स्लो बनाएगा। तो इससे ये प्रूव हो रहा है ये फास्टली प्रोटोन गेन कर रहा है, इसका मतलब ये बेसिक ज्यादा है और ये बेसिक कम है। तो PH3 मोर बेसिक ना, PH3 लेस बेसिक NH3, बिल्कुल ये रहा आंसर। इक्वली तो हो ही नहीं सकते, लोन पेयर डेंसिटी में डिफरेंस है। PH3 एम्पोटेरिक तो है ही नहीं PH3, क्लियर। और NH3, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट को आपको यहाँ पे देखना है। नाइट्रोजन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड विद इटसेल्फ, कि नाइट्रोजन खुद के साथ पी पाई बनाता है, बिल्कुल एक सिग्मा है, 2 पाई बॉन्ड है और वो पी पाई बॉन्ड है, सही है। बिस्मिथ फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड इन एलिमेंटल। एलिमेंटल में क्या होता है कि जिसका एलिमेंट है उसी के ढेर सारे एटम एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, तो बिस्मिथ मेटल है, उसके पास बिस्मिथ के अदर एटम इकट्ठे होंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? मेटल है तो मेटेलिक बॉन्ड बनेगा, सही है। फिर केटाइनिएशन टेंडेंसी इज हायर इन नाइट्रोजन व्हेन कंपेयर्ड विद द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। अगर खुद के ग्रुप से कंपेयर करें तो नाइट्रोजन की केटाइनिएशन प्रॉपर्टी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। देखते हैं सही है क्या? यहाँ आओ, इसी फैमिली का बना लेते हैं सारे। ये नाइट्रोजन, ये फॉस्फोरस, ये आर्सेनिक और ये एंटीमनी। अब आगे चलते चलो बिस्मिथ ये, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखना, जो आपकी किसकी बात करें? केटाइनिएशन प्रॉपर्टी की ना, केटाइनिएशन प्रॉपर्टी है वो बॉन्ड डिवाइडेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। मतलब सिंगल बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो चेन उतनी बनती जाएगी, टूटेंगी नहीं वो चेन। और बॉन्ड डिवाइडेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली होती है। कैसे? साइज बड़ी होगी तो बॉन्ड बड़ा होगा, बॉन्ड बड़ा होगा तो कमजोर होगा। तो आ जाओ, इधर जा रहे हैं तो साइज कम हो रही है, बढ़ रही है, और साइज बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है मतलब बॉन्ड डिवाइडेशन एनर्जी कम हो रही है, तो बॉन्ड डिवाइडेशन एनर्जी का ऑर्डर ये आया। लेकिन एक चीज देखो, हालांकि सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन बहुत छोटा है और छोटा फेवरेबल है, लेकिन इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ने तो बॉन्ड बना लिया, अगर सिंगल बॉन्ड बनाए तभी तो चेन बनाएगा ना, तो बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो 4 स्केज में, तो इसकी स्मॉल साइज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पास में आ गए तो इनमें हाईली रिपल्सन होता है, ये बॉन्ड इजीली टूट जाता है, सिंगल बॉन्ड होता है तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अब किसके बच गई है? इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन फॉस्फोरस लार्ज साइज है तो वो इलेक्ट्रॉन्स का आपस में जो रिपल्सन होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, वो थोड़ा कम हो जाता है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी है, तो केटाइनिएशन प्रॉपर्टी भी सबसे ज्यादा इसकी होगी। दिख रहा है ना? इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर नाइट्रोजन हैज हायर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी व्हेन कंपेयर्ड विद अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। खुद के ग्रुप से आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रखता है, बिल्कुल। जिसकी साइज जितनी स्मॉल होगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अपने ग्रुप में सबसे स्मॉल है नाइट्रोजन, इसलिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग 2 रिएक्शंस ऑफ HNO3 विद जिंक आर गिवन एज, ठीक है। इक्वेशन आर नॉट बैलेंस्ड, कोई जरूरत नहीं भाई। HNO3 की जिंक के साथ ये रिएक्शन हो रही है, तो X और Y आपको आइडेंटिफाई करना है। तो एक बहुत प्यारी चीज देने वाला हूं, ध्यान दो भाई। नेगेटिव SRP मेटल, पॉजिटिव SRP मेटल, समझ गए ना? नेगेटिव इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बात कर रहा हूं। और नॉन मेटल्स, ठीक है। पहला मैं दे रहा हूं कंसंट्रेटेड हो, मान लो HNO3, ठीक है। तो एक तो बनेगा मेटल नाइट्रेट, मेटल
नाइट्रेट। डाइल्यूट HNO3O, ये थोड़ा यहां लिख देता हूं, डाइल्यूट HNO3O। तो डाइल्यूट HNO3O तो एक तो बनेगा मेटल नाइट्रेट, ये तो सेम है ना, और वेरी डाइल्यूट हो HNO3 तब भी बनेगा मेटल नाइट्रेट। तो एक चीज तो आपने देखा ना, कॉमन बन रही है क्या, मेटल नाइट्रेट। लेकिन यहां पे बनेगी साथ में NO2, यहां पे साथ में बनेगी N2O बोल दो या NH4NO3 बोल दो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो जब भी ये कंसंट्रेट से ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, डाइल्यूट से करेगा तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट है, अगर आप इसको हीट करते हो ना तो N2O प्लस यही निकलेगा, N2 ही तो बनेगी ना ये, इससे भी तो एक ही बात है ये, ठीक। और यहां पे या तो बनेगा साथ में NH4OH, या आप बोल सकते हो NH3, या आप बोल सकते हो NH2OH। फिर पॉजिटिव SRP है तो वही मेटल नाइट्रेट, यहां पे भी मेटल नाइट्रेट। पॉजिटिव है SRP वाले वेरी डाइल्यूट से रिएक्शन नहीं करते। साथ में क्या बनाएगा, यहां पे NO2, यहां पे बनाएगा NO, और इनकी बात करें तो ये बनाएंगे ऑक्सी एसिड नॉन मेटल, और साथ में NO2, और इनसे रिएक्शन करेंगे नहीं। क्लियर, ये टेबल स्क्रीनशॉट ले लो। अब आओ, जिंक, जिंक कैसा है, हाइड्रोजन से ऊपर आता है, नेगेटिव SRP है, तो कंसंट्रेट के साथ क्या बनेगा, मेटल नाइट्रेट बनेगा। तो कंसंट्रेट के मेटल नाइट्रेट साथ में NO2, तो NO2 बनेगा। तो ये X हो गई NO2। फिर डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट नहीं है, डाइल्यूट है, तो नेगेटिव SRP डाइल्यूट के साथ या तो N2 या NH4NO3, तो या तो ये N2 है आपकी या NH4NO3 है। तो ऐसा ऑप्शन कहां है, ये रहा, दिख रहा है। तो फोर्थ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, किसके लिए, H3PO4 और H3PO3 के लिए। तो आ जाइए, H3PO4 तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, डबल बॉन्ड O OH OH OH। ये कैसा है, ट्राई बेसिक है। फिर आ जाओ, H3PO3 दे रखा है तो इसका ही स्ट्रक्चर बना लो। ये कैसा है, डाई बेसिक है। पता कैसे चला, सेंटर से डायरेक्ट कितना OH जुड़ा हुआ है वो उसकी बेसिसिटी बताता है, और सेंटर से डायरेक्ट कितना H जुड़ा हुआ है वो उसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बताता है। आ जाओ, बेसिसिटी ऑफ H3PO4 एंड H3PO3 33 गलत है। एसिसिटी बेस ऑक्सी एसिड के लिए एसिड है, एसिड के लिए बेसिसिटी देखी जाती है हमेशा, ये भी गया। फिर बेसिसिटी ऑफ H3PO4 एंड H3PO3 3 एंड 2, बिल्कुल इसकी तो 3 है और इसकी 2 है, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इज इन द ऑर्डर। तो मैंने कहा था ऑक्साइडों की एसिडिक स्ट्रेंथ उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो ये देखो +1 में है, ये +2 में है नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन +3 में है, ये नाइट्रोजन +4 में, ये नाइट्रोजन +5 में, ये नाइट्रोजन की लिख रहा हूं यहाँ पे। तो ऑक्सीडेशन स्टेज बढ़ रही है, इसलिए इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन है बिलो इज इनकरेक्ट। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा गलत है। तो मैंने क्या कहा था, ऑक्सी एसिड को आप एनहाइड्राइड में बदल सकते हो और एनहाइड्राइड वापस ऑक्सी एसिड में बदल सकता है, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेज सेम रहेगी, ऑक्सीडेशन स्टेज नहीं बदलेगी। तो ये एनहाइड्राइड है, किसका है देख लो, ये +7 में है, तो +7 का ऑक्सी एसिड क्या होगा, HClO4। तो इसका जब भी हाइड्रोलाइसिस कराओगे ये बनेगा परक्लोरिक एसिड +7 वाला।
तो बिल्कुल ये एन पर क्लोरिक एसिड का ही तो एनहाइड्राइड है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अपने को क्या देखना है, इनकरेक्ट। फिर O3 बेंट है, देखते हैं डबल बॉन्ड O, ये कोऑर्डिनेट और ये लोन पेयर, तो बिल्कुल बेंट है, एंगुलर बोल सकते हो आप इसको या वी शेप बोल सकते हो, ये भी सही है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या, ONF, इसके साथ तो आ जाओ ONF, जितना इसका एटॉमिक नंबर है वही उसके इलेक्ट्रॉन है, तो 8 7 15, 15 और 9 24, 24 इलेक्ट्रॉन हो गई। आ जाओ NO2 माइनस, 7 और 8 इसके, तो 7 8 8 16 16 और 7 23, एक गेन कर लिया मतलब जुड़ गया, तो 24 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी सही है। OF2 इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, नहीं भाई ये ऑक्साइड नहीं है, फ्लोराइड है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो इसलिए फ्लोरीन का कभी ऑक्साइड नहीं बनेगा, उसका हमेशा फ्लोराइड ही बनेगा, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उस पे नेगेटिव होगा, जिस पे नेगेटिव होता है आइड उसके लगता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फोर्थ। ओके, समझ में आ रहा है ना। द हाईएस्ट केटाइनिएशन एबिलिटी इज शोन बाई, तो मैंने अभी बताया था केटाइनिएशन जो प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है साइज। तो आ जाओ, कौन सा दिया है, ये 16 ग्रुप दिया है, तो आ जाओ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर सल्फर, सिलेनियम सिलेनियम, टेलुरियम टेलुरियम, बना दिया, ठीक है। और केटाइनिएशन में सिंगल बॉन्ड देखा जाता है, क्योंकि चेन बनाएगा तो सिंगल बॉन्ड बनाते हुए चेन देखी जाएगी, ठीक है। तो आ जाओ, नीचे जा रहे हैं, तो साइज इंक्रीज, साइज इंक्रीज तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज तो स्ट्रेंथ कम तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कम, तो ये ऑर्डर आएगा। फिर वही चीज होनी तो इसकी सबसे ज्यादा चाहिए, लेकिन वही इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड बना लिया तो 5 बच रहे हैं, तो स्मॉल साइज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पास में आ गए, तो इनमें हाईली रिपल्सन लग गया, और रिपल्सन ज्यादा लग गया तो ये बॉन्ड इजी गोइंग ब्रेक हो जाएगा, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहां आ जाएगी। तो अब सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी है, सल्फर की, तो केटाइनिएशन प्रॉपर्टी भी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, सल्फर की। क्लियर। नेक्स्ट, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडी ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 13, एटॉमिक रेडी का ऑर्डर बताना है, तो आ जाओ 13 ग्रुप। एल्यूमिनियम से दिया है, तो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडेनियम और थैलियम, तो कहा जाता है कि इसकी साइज ऑलमोस्ट सेम होती है, इसकी सेम होती है, बाकी तो इंक्रीज ग्रुप में बढ़ती है, लेकिन यहां सेम क्यों गई, ड्यू टू ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। लेकिन फिर भी ऑर्डर देना चाहिए ना, तो एल्यूमिनियम से छोटा होता है कौन, आपका गैलियम, और यहां पे आ गया रीजन ड्यू टू लेंथेनोइड कंट्रैक्शन, एलएन लिख रहा हूं लेंथेनोइड को ना, कॉन्ट्रैक्शन। और फिर भी ऑर्डर देना चाहें तो इंडेनियम से लार्ज ही होगा थोड़ा बहुत थैलियम, ये एक्चुअल ऑर्डर। क्लियर। तो सही ऑर्डर क्या आ गया, सबसे बड़ा तो छोटा कौन आ गया, गैलियम, इससे बड़ा कौन आ गया, एल्यूमिनियम, इससे बड़ा इंडेनियम, और सबसे बड़ा थैलियम। कौन सा आंसर आ गया, सेकंड आंसर इज करेक्ट। क्लियर। ट्रांजिशन कंट्रैक्शन और लेंथेनोइड कंट्रैक्शन अपन ने बात कर ली थी डी ब्लॉक में। नेक्स्ट, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज ए, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, फिर से ध्यान दो, असत्य कथन। आ जाओ, C60 इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, बिल्कुल फ्लोरीन, याद है ना, फ्लोरीन 16 और फ्लोरीन 70 ये दोनों एलोट्रोप है कार्बन के, तो ये बात तो सही है। O3 इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, बिल्कुल ओजोन ऑक्सीजन का एलोट्रोपिक फॉर्म है। फिर एसेट इज ओनली एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर, ये बात गलत है, ओनली लगाना गलत है, एलोट्रोपिक फॉर्म तो हो सकती है क्योंकि अल्फा और बीटा सल्फर एसेट फॉर्म में ही होती है, इसके अलावा सल्फर हमेशा रहता ही ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल है ये, इसका मतलब ये इसकी मॉलिक्यूलर पोजीशन को भी बता रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। फिर आता है रेड फॉस्फोरस इज मोर स्टेबल इन एयर देन व्हाइट फॉस्फोरस, बिल्कुल ये बात आपकी सही है। ऐसा क्यों, ये व्हाइट फॉस्फोरस होता है ना, उसकी स्ट्रक्चर यूं होगी। क्लियर। ये 60 डिग्री का एंगल होता है, सबके साथ एक एक लोन पेयर है, sp3 हाइब्रिड है ये हर फॉस्फोरस, तो बॉन्ड एंगल बहुत कम है, इसकी वजह से इस स्ट्रक्चर में स्ट्रेन आ जाएगा, तनाव आ जाएगा,
तो ये जल्दी टूट जाएगी, मतलब मोर रिएक्टिव है। बाकी रेड फॉस्फोरस में, ये तो व्हाइट की बात कर रहे हैं, रेड फॉस्फोरस हो गया तो उसमें P4 की N यूनिट आपस में जुड़ना शुरू हो जाती है, मतलब हाईली पोलराइजेशन शुरू हो चुका है। ये आ गई यूं, ये यूं। इस वजह से क्या हो गया, पोलराइजेशन होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और डेंसिटी बढ़ जाएगी। और ऐसे ब्लैक फॉस्फोरस आएगा, ब्लैक फॉस्फोरस तो हेक्सागोनल फॉर्म में चला जाता है, और भी ज्यादा पैकिंग हो जाएगी। समझ रहे हो ना, ऐसे ये इधर आगे वही चैन आपस में यूं जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो अगर डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी, तो इसको याद रखने का तरीका, रंग जितना गहरा होगा डेंसिटी उतनी ज्यादा। तो सबसे कम व्हाइट, फिर रेड और फिर ब्लैक। और रिएक्टिविटी जस्ट उल्टा, जो जितना चमकीला होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ब्लैक से ज्यादा शाइनिंग कौन देता है आपका, रेड, रेड से ज्यादा व्हाइट। तो जितना कलर कम उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा। क्लियर? नेक्स्ट, when concentrate H2SO4 comes into contact with sugar it becomes black due to, तो सुगर क्या होती है, C12H22O11। तो ये जब कंसंट्रेट H2SO4 के साथ आती है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है इसका, ब्लैक कार्बन बन जाएगा और 11 H2O निकल जाएंगे। तो कार्बन ब्लैक बनने का रीजन क्या है, डिहाइड्रेशन। क्लियर? नेक्स्ट, ओजोन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ओजोन कैसे बनता है, तो एक चीज का ध्यान रखना, O3 से O2 जाना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और O2 से O3 की जाना ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और इसके लिए साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज काम में लिया जाता है। ठीक है, नीरव विद्युत विसर्जन या शांत, ये याद रख लेना, प्रिपरेशन मेथड है ओजोन का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सल्फर इज इनकरेक्ट। सल्फर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, आ जाओ। H2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। देखो ऑक्सीजन सल्फर यहीं तो आता है ना, तो H2 आपको पता है इसके पास कितना होता है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, किसमें, पाई स्टार में, कौन सा, 2p। वैसे सेम अगर ये H2 में हुआ तो इसके पास भी 2 अनपेयर्ड होगा, जैसे इसकी MOT भरी जाएगी वैसे इसकी, बस इसमें इतना ध्यान रखेगा, पाई स्टार 3p में होगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये पैरामैग्नेटिक है तो ये भी होगा। ठीक है, जैसा O2 है वैसा, तो ये बात तो सही है। फिर कह रहा है देन वेपर प्रेशर एट 200 सेल्सियस कॉन्सिस्ट मोस्टली ऑफ एसिड रिंग। बिल्कुल, अगर टेम्परेचर आपका कम होता है तो ये हमेशा ध्यान रखना ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, एसिड रिंग फॉर्म में ये पाया जाता है, यूं क्राउन शेप। क्लियर? फिर हाँ, टेम्परेचर अगर हाई कर देते हैं तो ये मेनली H2 में कौन आपका क्या होगा, प्रेजेंट करेगा। क्लियर? तो H2 फॉर्म में कैसे करेगा, ठीक वैसे जैसे O2, लेकिन हाई टेम्परेचर पे। तो ये बात भी सही है। फिर आता है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज नेवर लेस देन +4 इन इट्स कंपाउंड, कि इसकी +4 से कम ऑक्सीडेशन स्टेज पॉसिबल नहीं है सल्फर की उसके कंपाउंड में। क्यों नहीं है भाई, देखो आओ, H2S ये रही -2, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। ये लो H3SO2, इसमें कितनी है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेज है। H3SO सॉरी स्ट्रक्चर गलत बना दी, H2SO2 इसमें ये +2 है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये +2 दे सकता है, तो देखो सल्फर कौन सी दे सकता है, -2 दे दे, +2 दे दे, +4 दे दे, तो +4 से तो कम बहुत सारी दे रहा है ये अपने कंपाउंड में। तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ ए न्यूट्रल। तो याद रखो न्यूट्रल ऑक्साइड का एग्जाम्पल, नाइट्रोजन के 2 होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, और कार्बन का एक होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन सा आ गया, ये आ गया।
बाकी ये मेटेलिक ऑक्साइड है, बेसिक है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, एसिडिक है, और ये जिंक, जिंक एक एम्फोटेरिक मेटल है, इसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा, तो ये एम्फोटेरिक है। Which of the following statement regarding ozone is not correct? Not correct. Okay. Incorrect statement देखना है फिर से ओजोन के रिगार्डिंग। तो एंगुलर होता है, मैंने अभी बताया था, O डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट O, ये लो, फिर ये सही हो गया। द ओजोन इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ टू, बिल्कुल दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होंगी, इस बार कोऑर्डिनेट इधर बना दो, ये लो, ये भी सही है। ऑक्सीजन, दी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन ओजोन इज आइडेंटिकल विद द मोलिकुलर ऑक्सीजन। देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, पॉलीएटॉमिक स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो, टोटल बॉन्ड 2 और 1 3 अपॉन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी दे रहा है 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5। जबकि ऑक्सीजन डाइएटॉमिक है, एमओटी से निकाल लो, बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 2, और आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली होती है। तो देखा जाए तो बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा होगी और इसकी कम होगी, ओजोन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, तो आइडेंटिकल कहां होगी, ये फॉल्स है। क्लियर। इसके अलावा वायु के शुद्धिकरण के लिए ओजोन रोगाणुनाशी कर उपयोग में ली जाती है, वही ये सिंपल सी चीज है, वायु के शुद्धिकरण में काम में आती है, जर्मीसाइड के रूप में ये काम में आती है, ये बात भी सही है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट देखना था, थर्ड इज रॉन्ग स्टेटमेंट, तो आपका थर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट, इन विच पेयर ऑफ आयन बोथ द स्पीसीज कंटेन एसएस लिंकेज। एसएस लिंकेज देखो किसमें है, पहला तो ये आ गया टेट्राथायोनेट, बना के देखो, सल्फर 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 सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O माइनस, तो बिल्कुल एसएस लिंकेज इसमें है। इसके बना के देखो, थायोसल्फेट, अगर एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दिया जाए तो थायो यूज होता है, तो थायोसल्फेट बोल रहा हूं इसको, सल्फेट से ही एक ऑक्सीजन चलेगी, तो ये रहा एसएस लिंकेज, इसमें भी है। यहां जाओ, ये इसको ठीक कर लेना भाई, 2 आएगा। इसकी स्ट्रक्चर बनाएं, एस ऑक्सीजन, फिर एस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस, तो इसमें एसएस लिंकेज नहीं है। इसकी बना लो, मार्शल एसिड से बनाइए, इसमें परोक्सी लिंकेज होता है भैया, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस, इसमें भी नहीं है। यहाँ जाओ, ये रहा, इसमें है, ये 2 कर लेना, ये रहा, इसमें नहीं है। यहाँ जाओ, वो रहा, इसमें नहीं है, ये रहा, इसमें है, तो दोनों में किस में है, सिर्फ फर्स्ट में, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, when chlorine react with the cold and dilute solution of sodium hydroxide the products obtained are, ये कह रहा है अगर क्लोरीन की रिएक्शन मैं किससे करवा दूं, डाइल्यूट एंड कोल्ड NaOH से, तो क्या बनेगा, तो आ जाओ, तो ये बनता है NaCl प्लस NaOCl, डिस्प्रोपेनेशन रिएक्शन होता है, मतलब क्लोरीन यहाँ 0 से यही तो +1 में जाएगा और यही -1 में जाता है, मतलब क्लोराइड बन जाएगा प्लस OCl माइनस बन जाएगा। लेकिन यही इसकी जगह मैं Cl2 की रिएक्शन किससे करवा देता हूं रे, हॉट एंड कंसंट्रेट NaOH, तो भी वही डिस्प्रोपेनेशन रिएक्शन होगी, NaCl और ये बनेगा NaClO3, तो ये +5 में चली जाएगी इस बार। क्लियर है, बाकी ये माइनस, तो क्या बनेगा, Cl माइनस बनेगा और ClO3 माइनस बनेगा। तो आपके पास क्या ले रहा है, डाइल्यूट, तो डाइल्यूट ले रहा है तो ये बनेगा। कंसंट्रेट लेता तो प्रोडक्ट आपके क्या होते, ये कंसंट्रेट के प्रोडक्ट है, ये डाइल्यूट के प्रोडक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, तो देखो MnO2 को यूज में ले सकते हैं क्या, तो आ जाओ, इस पर HCl का अटैक करवा दो तो MnCl2H2O प्लस Cl2 बिल्कुल बनता है, ये यूज में आता है। इसको ले सकते हैं क्या,
बिल्कुल HCl मिलाओ तो KCl बनेगा, MnCl2 बन जाएगा, H2O बन जाएगा और Cl2 बन जाएगी, डाइक्लोरीन बन जाएगी। इसका मतलब है उससे भी बन सकता है, बोथ ये आ जाएगा, आइदर MnO2 और MnO4, आइदर MnO2 नॉर MnO4 ये होना चाहिए था, ठीक है, आइदर और मतलब इनमें से, तो आपका ये दोनों ही काम में आते हैं। क्लियर? तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? HF इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl। तो आओ देखो इसमें एक चीज देख लेते हैं, ये हाइड्राइड है, हाइड्राइड होगी, नॉन मेटेलिक हाइड्राइड होगी, एसिडिक जो स्ट्रेंथ होती है ना वो बॉन्ड लेंथ से बताई जाती है ग्रुप में। हाइड्राइडो की नॉन मेटेलिक हाइड्राइडो की एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नॉन मेटेलिक हाइड्राइड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है बॉन्ड लेंथ, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है बॉन्ड लेंथ इन ग्रुप। ये किस में बताएंगे? ग्रुप में। तो आ जाइए यहां पे, HF HCl ग्रुप की बात कर रहा है टॉप टू बॉटम, तो इससे लार्ज साइज इसकी है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो ये कह रहा है HF HCl से HF इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl, और आपको क्या देना है? नॉट ट्रू, तो पहला ही ट्रू नहीं है। फिर अमंग हेलाइड आयन आयोडाइड इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ये कह रहा है कि हेलाइड आयनों में आयोडाइड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, ऊपर से नीचे जाने पर SRP बढ़ती है, मतलब मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान बढ़ता है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा। तो SRP में सबसे नीचे कौन आता है? आयोडाइड, मतलब उसकी SRP सबसे ज्यादा है और SRP सबसे ज्यादा है तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बात तो सही है। फिर फ्लोरीन एक अकेला हेलोजन है जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं देता, मतलब फ्लोरीन इज द ओनली हेलोजन दैट डज नॉट शो ए वेरिएबल, भी रह गया बीच में, वेरिएबल है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। तो एक चीज का ध्यान रखना, फ्लोरीन के पास एक तो वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है इसलिए ये वैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर पाता है, दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये सिर्फ माइनस में ही देगा, इसलिए ध्यान रखना फ्लोरीन का क्या होता है 2 7 होता है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगा सिर्फ, और 8 मतलब ये सिर्फ -1 एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। किस वजह से? अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वजह से, अब्सेंस ऑफ डी ब्लॉक। ठीक, फिर HOCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HOBr, तो ये ऑक्सी एसिड है, ये क्या है? हाइड्राइड है। ऑक्सी एसिड और ऑक्साइड के लिए मैंने बताया था कि उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखी जाती है। देखो हाइड्राइड की तो एसिडिक स्ट्रेंथ पीरियड में चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से और ग्रुप में चलेंगे तो बॉन्ड लेंथ से, लेकिन ऑक्सी एसिड या ऑक्साइड है तो पीरियड में चलेंगे चाहे ग्रुप में चलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो देखो ये ऑक्सी एसिड है तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तो इसकी तो 3.0 है और इसकी 2.8 है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो HOCl ज्यादा होगा। तो हमेशा ध्यान रखना एसिडिक स्ट्रेंथ HF से ज्यादा HCl हाइड्राइड में, फिर HBr और फिर HI, लेकिन ऑक्सी एसिड की बात करें ना जस्ट उल्टा, HOF की सबसे ज्यादा, फिर HOCl, फिर HOBr और सबसे कम HOI। तो HOCl इज स्ट्रॉन्गर, बिल्कुल सही बात है, HOCl HOBr से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये भी सही है। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट था तो मैं फर्स्ट के साथ जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग विद द प्रॉपर्टी स्टेट अगेंस्ट इट, ये कह रहा है कि कौन सा प्रक्रम है, कौन सा क्रम है जो आगे दी हुई प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई वेरिएशन नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है साइज। तो देखो साइज कम हो रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, सही है। फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो आ जाओ फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन और आयोडीन आयोडीन। तो मैंने आपको क्या कहा था कि साइज जब बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, बॉन्ड लेंथ कम होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ती है। तो इधर देखो साइज बढ़ रही है
साइज बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है तो बॉन्ड डिसोसिएशन भी कम हो रही है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन कम। क्लियर? फिर उसके बाद में इसकी तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है यहाँ पे स्मॉल साइज और ये जो इलेक्ट्रॉन आ गए वो पास में आ गए छोटी साइज होने की वजह से इसके, तो इनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा हो गया तो ये जल्दी टूट जाएगा, इसलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहां आ जाएगी। क्लियर? हालांकि इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सन देते हैं, लेकिन क्लोरीन की साइज लार्ज है इसलिए वो थोड़े दूर पड़े हैं तो रिपल्सन कम है, तो ये वाला आपका यहां आना चाहिए था, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फिर ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो ये मैंने बिल्कुल आपको पढ़ाया पीरियडिक टेबल में, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये याद रखो इसको। फिर रीजन मेरा बताया हुआ है पीरियडिक टेबल जब करवाई थी, HI HBr HCl HF एसिडिक प्रॉपर्टी इन वाटर। वाटर में एसिडिक प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो मैंने अभी बताया था आपको, ये क्या है, हाइड्राइड है। हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ किससे दी जाती है, ग्रुप के अंदर बॉन्ड लेंथ से, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक, तो फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, सही है, तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following order is correct for the bond dissociation enthalpy of halogen molecules? निम्नलिखित में कौन सा क्रम हेलोजनों की आबंध एंथैल्पी के लिए, अभी तो बताया था ये रहा, सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। I3 प्लस हैज बेंट जियोमेट्री, ये जियोमेट्रिकल शेप की बात कर रहा है, ठीक है, तो आ जाओ। I3 प्लस इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, तो आयोडीन, ये आयोडीन इसके पास ये दो लोन पेयर हो गए, तो बिल्कुल मुड़ी हुई ज्योमेट्री रख रहा है, ये ज्योमेट्रिकल शेप की बात कर रहा है, ये ज्योमेट्रिकल शेप की बात कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, PH5BCl, देखो पहले तो इसकी देखो, डू नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही बात है, एग्जिस्ट नहीं करते भाई, ये भी सही है। अब देखो ये एग्जिस्ट कैसे नहीं करते, ये 6 पीरियड गई तो है ना, 6 पीरियड में इनट पेयरिंग इफेक्ट कहाँ रहता है, 13, 14, 15 ग्रुप में ज्यादा रहता है, 16 में भी रहता है, लेकिन इन 3 में ज्यादा होता है, तो यहाँ +3 और +5 दो ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। क्यों? ये 15वें ग्रुप का है, इसका कॉन्फ़िगरेशन NH2 और NP3, अगर इनट पेयरिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेज, नहीं तो +5, तो 6 पीरियड में इनट पेयरिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा लगता है, मतलब +3 ज्यादा स्टेबल है, तो BCl5+5 में इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो ये आना चाहता है किसमें, +3 में, तो BCl3 में आ जाएगा, BiCl3 में आ जाएगा, इस वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता। फिर आ जाओ PH5, तो फॉस्फोरस के पास ग्राउंड स्टेट में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, कैसे, कॉन्फ़िगरेशन देखो, कॉन्फ़िगरेशन देखे तो आर्गन, सॉरी, नियॉन 3s2 3p3, तो p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन तो यहां जुड़ देंगे। अब 2 और जोड़ने तो 3s से इलेक्ट्रॉन कहां भेजना पड़ेगा, 4d में, सॉरी 3d में, यहां से एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है, तो वो 3s से इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करके 3d में ले नहीं जा सकता, एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत कम है, तो ये उत्तेजन संभव नहीं है, ऐसा एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब PH5 नहीं बनेगा, सिर्फ PH3 बनेगा, तो ये भी सही है। फिर p-pi-d-pi बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन SO2, जब मैंने केमिकल बॉन्डिंग बताई थी तो कहा था कि SO2 और SO3 में पहला बॉन्ड p-pi, बाकी सारे p-pi-d-pi, ये याद रखने की ट्रिक है। कैलकुलेट कैसे करते हैं तो आप केमिकल बॉन्डिंग का पंच देख लीजिएगा, पंच नंबर 16, ठीक है, तो S डबल बॉन्ड O, यही तो स्ट्रक्चर होती है SO2 की, तो पहला बॉन्ड p-pi, तो ये तो मान लो p-pi, तो दूसरा पाई बॉन्ड कैसा होगा, p-pi-d-pi, तो बिल्कुल इसमें प्रेजेंट है, ये भी सही है। तो अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, आगे चले। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, सिलेनियम, फ्लोरीन, 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 ये कैसा आएगा, सीसा शेप।
इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, तो कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कैसा आएगा, टेट्राहेड्रल शेप, इनकी शेप अलग है। और जबकि ये बोल रहा है सेम शेप है, तो ये बात गलत है, ये हजम नहीं हुई बात। दिख रहा है साफ साफ, ये तो शीशा शेप में है और ये टेट्राहेड्रल है, तो आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन बिलो इज स्यूडो हैलाइड। स्यूडो हैलाइड कौन से होते हैं, जो हैलाइड की जैसे प्रॉपर्टी दें वो स्यूडो हैलाइड है। हैलाइड क्या होता है, हैलाइड आपका HX भी बना सकता है, ठीक है, H+ से रिएक्शन करे तो डाई हैलोजन गैस भी बना सकता है, और अगर NaOH के साथ लेके गए तो NaX NaOX टाइप भी बनाता है, डिस्प्रोपियोनेशन रिएक्शन भी देता है। तो स्यूडो हैलाइड होगा, जैसे ये साइनाइड है, तो साइनाइड देख लो बिल्कुल, अगर H+ आएगा तो इसके साथ HCN बनाएगा, बनाया ना एसिड, साइनो गैस बन गई, NaOH ले जाओ डिस्प्रोपियोनेशन दे देगा, NaCN बन जाएगा और NaOCN बन जाएगा। क्या फर्क पड़ रहा है, दोनों काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये स्यूडो हैलाइड है। इसके अलावा जैसे एजाइड, ये भी आपका स्यूडो हैलाइड है। मतलब कि जनरली, मैं नहीं कह रहा सारे, लेकिन लगभग ये मान के चलो जितने भी पॉली एटॉमिक रिनाइन है जिनमें एक कम से कम एक नाइट्रोजन है, मैं ये नहीं कह रहा कि दो नहीं हो सकते, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, तो पॉली एटॉमिक एनाइन है, ठीक है, जिन पर सिर्फ मोनोवेलेंट हो, मतलब माइनस में एक ही तो चार्ज हो, जैसे कि हैलाइड में -1 चार्ज होता है, कम से कम एक नाइट्रोजन कंटेन करता हो, तो वो आपका स्यूडो हैलाइड की तरह फॉर्म कर सकता है। तो सारे करें ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन जनरली ऐसा करते हैं, जैसे नाइट्रेट कर लेगा, ये एजाइड कर लेगा, जैसे कि साइनाइड कर रहा है, थायोसाइनाइड कर लेगा, HCN, समझ गए ना, OCN कर लेगा, समझ रहे हो ना, ये OCN सब फॉलो हो रहा है इसमें, HCN ये सब फॉलो कर लेंगे, एजाइड हो गया, ये स्यूडो हैलाइड है। क्लियर। नेक्स्ट, तो आंसर क्या आ गया, फर्स्ट। नेक्स्ट, द मिक्सर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड HNO3 मेड इन 3:1, बिल्कुल इसको एक्वारेजिया मिक्सर करते हैं, एक्वारेजिया मिक्सर बोलते हैं। और जो प्लेटिनम और गोल्ड होती हैं वो इसी में डिसॉल्व होती है, ये आपस में रिएक्शन करके आपका क्या बनाता है, NOCl बना लेता है, बाकी तो H2O तो निकलेगा ही निकलेगा, तो आपका क्या बनाएगा, NOCl। तो कहाँ है, ये रहा NOCl। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। देखो हाइड्रोजन हैलाइड जिसमें मोनो एटॉमिक आयन होता है ना, तो एक ही एटम वाले आयन है इसमें, तो उनकी थर्मल स्टेबिलिटी होती है ना, वो लेटिस एनर्जी से देखी जाती है। थर्मल स्टेबिलिटी किससे देखेंगे, लेटिस एनर्जी, और लेटिस एनर्जी क्या होती है, चार्ज अपॉन साइज। तो देखो फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन, तो इधर जा रहे हैं, तो लेटिस एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि साइज बढ़ेगी तो लेटिस एनर्जी कम होगी, लेटिस एनर्जी कम हो रही है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी, ये आ जाएगा। तो आपका क्या आ गया, HF HCl HBr HI। या ये कह सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ से भी दिया जा सकता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड जितना मजबूत होगा थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो L2R जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम, सॉरी टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, क्योंकि ग्रुप है ये, तो साइज बढ़ रही है, हेलोजन की साइज बढ़ रही है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है, बॉन्ड कमजोर है तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी कम हो गई, तो सेकंड आंसर। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जुगेट बेस ऑफ ऑक्साइड, सॉरी ऑक्जी एसिड्स, ऑक्सो एसिड, हाँ ठीक है बिल्कुल ऑक्सो एसिड लिखा हुआ, या ऑक्सी एसिड इसको आप बोल सकते हैं, ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोराइन, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो यहां से आ जाओ, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, चार्ज अपॉन साइज, जिस पर चार्ज जितना ज्यादा होगा या साइज जितनी छोटी होगी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो ये +1 में, ये +2 में है, सॉरी ये +1 में है, ये +3 में है, ये +5 में और ये +7 में। तो चार्ज बढ़ा, या कहने का मतलब साइज कम हो रही है, चार्ज बढ़ने का मतलब, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ रही है। तो फर्स्ट करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, इफ I2 इज डिजोल्व इन एक्वस KI, द इंटेंसिव येलो स्पीसीज आयोडाइड इज फॉर्म्ड। ठीक, द स्ट्रक्चर जियोमेट्री ऑफ आयोडाइड आयंस इज, तो ये कह रहा है कि आयोडाइड आयन बन रहा है। तो ये थ्योरी तो दे दी ऐसे ही, कुल मिलाकर के ज्योमेट्री पूछ रहा है, ज्यामिति है, ज्यामिति करना था इसको यहाँ। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री पूछ रहा है। तो आ जाओ हाइब्रिडाइजेशन निकालो। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, और sp3d में ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये रहा, ये क्या हो गया, तो आप हमेशा ध्यान रखो, एक तो होती है शेप, या जिसको बोल सकते हैं जियोमेट्रिकल शेप, और एक होती है जियोमेट्री। जियोमेट्री का मतलब होता है पोजीशन ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड पेयर, और से पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर एंड ए लोन पेयर, और ये होती है पोजीशन ऑफ ओनली सिग्मा बॉन्ड पेयर। तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पेयर की पोजीशन देखें वो तो शेप है, और लोन पेयर को भी शेप में शामिल कर लें तो वो जियोमेट्री है। तो बिल्कुल इसमें लोन पेयर थे 3, उनको भी मैंने शेप में शामिल कर लिया, मतलब कोई डिस्ट्रॉयड नहीं मान रहा हूं। इसका मतलब sp3d की जो शेप अपन डिसाइड करते हैं वही उसकी जियोमेट्री है। तो क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि ये हो गया, यूं समझो आप i माइनस आई। तो अगर शेप पूछता तो लीनियर है, लेकिन ज्योमेट्री पूछ रहा है तो ज्योमेट्री में तो क्या हो रहा है, लोन पेयर भी काउंट हो जाता है, तो ये भी काउंट हो जाएगा, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्लियर। नेक्स्ट, मैच द इंटरहेलोजन कंपाउंड ऑफ कॉलम फर्स्ट विद द जियोमेट्री इन कॉलम सेकंड। ये तो इंटरहेलोजन कंपाउंड है, ये उनकी जियोमेट्री दे रखी है। क्लियर। तो इससे आपको मैच करना है, ज्योमेट्री वही ज्योमेट्रिकल शेप की बात कर रहा है, क्योंकि इनको देख के पता चल रहा है कि ये ज्योमेट्री नहीं, ज्योमेट्रिकल शेप है। तो ज्योमेट्रिकल शेप देख लेते हैं क्या दिक्कत है। पहले आ जाए, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। क्लियर। अरे कैसे फंडा बताया था केमिकल बॉन्डिंग में, निकाल लेना। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। क्लियर। इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड चाहिए, जबकि साइड एटम एक ही है। साइड एटम एक ही होने का मतलब है इसके पास से लोन पेयर कितना है, मैं रेड कलर से लोन पेयर लिख रहा हूं, तो इसके पास लोन पेयर है 3। इसके पास साइड एटम कितने हैं, 3, जबकि चाहिए कितने, 5, 3, 4, 5 बॉन्ड बनाने हैं सिग्मा, लेकिन 3 ही है, इसका मतलब लोन पेयर है 2। इसके पास लोन पेयर कितना है, 3, 2, 5, 6 साइड एटम चाहिए, जबकि साइड एटम 5 ही है। अरे जितने नॉन हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं ना, उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, उतने ही सिग्मा बन सकते हैं। तो देखो इनको काउंट कर रहा हूं मैं, 3, 3, 6 और 7 सिग्मा बना सकता है ये, लेकिन साइड एटम कितने, 7, तो पूरे तो ये लॉन पेयर 0। यहाँ पे क्या थे, 3, 2, 5, 6 थे, 6 सिग्मा बना सकता है, लेकिन साइड एटम 5 है, तो मतलब 5 ही सिग्मा बनेंगे, तो एक बच गया, क्या है वो, लोन पेयर है। ये ध्यान रखो, हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर सिग्मा प्लस लोन पेयर होता है। तो आ जाओ, तो sp3 में जब 3 लोन पेयर होते हैं तो इसकी शेप कैसी आ जाती है, लीनियर। तो फर्स्ट वाला तो मैच हो गया थर्ड से। फिर बना करके देख लो ऐसे, x डैश, 3 लोन पेयर ले लो, ये लो, लीनियर शेप आ गई ना। ये तो पहला आ गया। दूसरे में क्या आ रहा है, sp3d है क्या, तो 3 बनाने हैं, तो x डैश लोन पेयर कितने, 2, तो ये लो। तो कैसी आ गई, बेंट टी शेप, ये रहा फर्स्ट। फिर आ जाओ इसमें sp3d2, x डैश 5 बनाने हैं ना, एक और बना दो x डैश, एक लोन पेयर आ गया। तो ये कैसी आ गई, स्क्वायर पिरामिडल, तो इससे मैच हो जाएगा फोर्थ। और ये वाला कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसमें कौन सी होती है, ये रही पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो कौन सा मैच हो गया, पहले में थर्ड वाली ये है, दूसरे में फर्स्ट, फिर फोर्थ सेकंड, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ ये। तो एक चीज का ध्यान रखना, वाटर में कोई भी सोल्यूबल होता है तो वाटर के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, तो ये इनर्ट गैसेज हैं। तो इनर्ट गैसेज, वाटर क्या है? वाटर डाइपोल है, HOH, ये माइनस है, ये प्लस और ये माइनस, डाइपोल ही तो है ना वाटर, यूं प्लस माइनस। क्लियर? जब इसके पास एटम आएगा किसका? इनर्ट गैस का, तो इससे इंड्यूस होकर के इसके चार्ज आ जाएगा, जैसे ये माइनस तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये भी डाइपोल में बदलने की कोशिश करेगा। क्लियर? तो डाइपोल वो जितना जल्दी बनता है जिसकी साइज जितनी ज्यादा लार्ज होती है। तो टॉप टू बॉटम चलने पर साइज इंक्रीज हो रही है, ये रही साइज इंक्रीज हो रही है, मतलब ये इधर वाले डाइपोल जल्दी बनेंगे, तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन वाटर के साथ अपने आप ही ज्यादा देगा ये, तो इसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट, गुड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H3PO2 एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ, ये क्या कर रहा है? इसकी रिड्यूसिंग नेचर अच्छी खासी होती है, उसका रीजन क्या है? तो आ जाओ, किसकी प्रेजेंस के कारण होता है ये? तो सेंटर से अगर डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच होते हैं तो वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। तो सेंटर इसमें फॉस्फोरस है, तो बना के देख लो इसकी स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होना है ही, OH H, तो 2 pH बॉन्ड है, देखो 2 pH बॉन्ड, इस वजह से ये कैसा है? रिड्यूसिंग है। नेक्स्ट, XeF6 ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स, एक चीज का ध्यान रखना, हाइड्रोलाइसिस कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, यही कहता हूं ना हमेशा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, XeF2 और XeF4 का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन होगा, सिर्फ ये एक्सेप्शन है, बाकी इसका हाइड्रोलाइसिस कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, चाहे वो कंप्लीट हो चाहे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हो। क्लियर? तो ये +6 में है तो +6 वाला ही कंपाउंड बनेगा, ये रहा, ये बनेगा, ये याद रखो, XeF6 3H2O, तो क्या बनेगा? XeO3 +6HF। तो देखो कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, +6 ऑक्सीजन पहले -2 थी, माइनस, ये +1 में था, अब भी +1 में, फ्लोराइड -1 में थी, अब भी फ्लोराइड -1 में है, तो कौन सा आंसर हो गया? फर्स्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ जीनोन कंपाउंड्स इज नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, सही कर लेना इसको। तो आ जाओ, XeO3 की हाइड्रोजन फ्लोराइड से रिएक्शन करके नहीं भाई, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसका उल्टा पॉसिबल है, जिनोन फ्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, और बिल्कुल ये रिएक्शन सही है इधर की तरफ है, लेकिन इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? फिर आओ इसका, तो बिल्कुल जिनोन टेट्राफ्लोराइड का रेडॉक्स रिएक्शन मैंने क्या बताया? मैंने अभी बताया था कि इसका और इसका हाइड्रोलाइसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो देख लो कंप्लीट कर रहा है, रेडॉक्स है क्या? ये 0 में था, सॉरी कहां से कहां जा रहा हूं मैं, +4 में, ये +4 से ये 0 में चला गया और +6 में गया, तो देखो इसका ऑक्सीडेशन भी हुआ है, इसका रिडक्शन भी हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन भी हुआ है। फिर इधर आ जाओ, ये +2 में था, यहाँ 0 में चला गया, क्या हुआ? इसका रिडक्शन, और देखो ऑक्सीजन यहाँ -2 से 0 में चली गई, इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्लियर? और ये रिएक्शन भी पॉसिबल है, इसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है। फिर ये आगे, तो एक चीज का ध्यान रखना, जिनोन है ना, वो फ्लोराइड डोनर भी हो सकते हैं और एक्सेप्टर भी। जब 5th के फ्लोराइडों के साथ आ जाएं, किसके साथ? 5th के फ्लोराइड के साथ आ जाएं, तब तो ये बनेंगे फ्लोराइड डोनर, तो ये बन जाएगा XeF5 प्लस PF6 माइनस। लेकिन यही जिनोन के फ्लोराइड जब एल्केलाई फ्लोराइड के साथ आ जाए, फर्स्ट ए के फ्लोराइड के साथ, तो ये बन जाते हैं फ्लोराइड एक्सेप्टर, XeF7 माइनस। तो कौन सा आ गया? तो बिल्कुल रुबिडियम प्लस, और ये एक्सेप्टर का काम करता है ये, तो आपका कौन सा है? ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ, ये कॉम्प्लेक्स दे दिया ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम का, प्लेटिनम फ्लोराइड का, इज द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जिनोन फ्लोराइड। ये कह रहा है कि इसको आधार बना करके जिनोन का भी कंपाउंड बना लिया इसका। तो ये विचार कैसे आया? तो नेल ब्रेटिलेट नहीं तो बनाया था, ये किस बेस पे बनाया था? उसने क्या कहा था कि इसका भी ऐसा ही कंपाउंड एग्जिस्ट करता है जिनोन का,
उसने डिस्कवर किया तो देखा ये सेम एग्जिस्ट कर रहा था, तो उसने क्या कहा कि O2 प्लस क्यों कर रहा था एग्जिस्ट, कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की और जीनोन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कंपेरेबल होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। तो जैसा कंपाउंड ये बनाता है वैसा ये भी बना सकता है। एग्जैक्ट डेटा तो मेरे याद नहीं है, इसकी किलो जूल के समथिंग होती है, इसकी 1170, लेकिन ऑलमोस्ट सेम होती है। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, इस वजह से ऐसा काम हो रहा है। तो पहला कह रहा है O2 और की तुलना, साइज का कोई रोल नहीं है। O2 दोनों गैसें हैं, गैसेस का कोई रोल नहीं है। O2 तथा जीनोन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी तुलनात्मक है, मतलब O2 और जीनोन हैव कंपेरेबल आयनाइजेशन एनर्जीज, ये आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का भी कोई डिफरेंस नहीं, इसकी तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 0 बोली जाएगी, इसकी तो है ही नहीं, क्योंकि जो बॉन्ड बनाता है उसकी होती है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है, अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी टू अट्रैक्शन ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की एबिलिटी तो क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है। तो जीनोन तो इनर्ट गैस है, ये तो ठीक है। नेक्स्ट, द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो 13 ग्रुप वाले की बात कर रहा है, 13 ग्रुप का NH2NP1, अगर इनर्ट पेयरिंग इफेक्ट लग गया तो +1, नहीं लगा तो +3। तो आपको पता है टॉप टू बॉटम चलने पर इनर्ट पेयरिंग इफेक्ट बढ़ता है तो लोअर की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो लोअर की स्टेबिलिटी एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम वो बढ़ेगी, यार लोअर की स्टेबिलिटी नीचे जाने पे बढ़ रही है, हायर की स्टेबिलिटी कम होती है। नेक्स्ट, विच इनर्ट गैस है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल या कोवेलेंट कंपाउंड हो गए, कोवेलेंट कंपाउंड मान लो या नॉन मेटल्स ले लो, ठीक है। उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वांडरवाल फोर्स से दिया जाता है, और वांडरवाल फोर्स मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है, जीनोन का है। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है तो सबसे मजबूत वांडरवाल फोर्स इसमें, वांडरवाल फोर्स इसके मजबूत है तो इसका बीपीएमपी भी सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द जियोमेट्रिकल शेप। मैं कह रहा था ना कि जियोमेट्रिकल शेप लिखा, ठीक है, वो क्या होगी। तो XCO3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एक लोन पेयर है, 3 ही इनसाइड एटम। तो ये हो गया लोन पेयर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो इसमें क्या होता है, यूं होता है, जीनोन 1 2 और तीसरा बॉन्ड यूं होता है। तो ये क्या हो गया, एक पिरामिडल शेप बन गई, लेकिन ट्राइगोनल पिरामिडल है। ये ट्राइगोनल, प्लेनर नहीं है। प्लेनर तो तब होता जब ये तीनों ऑक्सीजन एक ही प्लेन में जुड़ी होती है, जीनोन होता है, इधर जुड़ गई, इधर जुड़ गई, इधर जुड़ गई, समझ गए। लेकिन ये एक ही प्लेन में नहीं है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो ट्राइगोनल है लेकिन पिरामिडल है, ये रहा। नेक्स्ट, विच स्ट्रक्चर फॉर जीनोन ट्राइऑक्साइड एंड कॉन्स्टेंट वेस्पर के अनुसार इन दोनों की स्ट्रक्चर बतानी है रे। तो ये तो ट्राइगोनल पिरामिडल है, XeF4 की ओर देख लो। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3d2। तो बना लो ये जीनोन 1 2 3 4, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ऊपर लोन पेयर, नीचे लोन पेयर, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दिए तो वापस से स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आ गई। तो पहले वाली की तो ट्राइगोनल पिरामिडल, तो ये रही। दूसरे वाली स्क्वायर प्लेनर, बिल्कुल सही बात है, पहला ही सही है। फिर ये प्लेनर है इसलिए गलत है, स्क्वायर प्लेनर, ये बात तो सही थी। आगे वाले में चलो, ट्राइगोनल पिरामिडल ये सही है, लेकिन ये टेट्राहेड्रल नहीं है, ये टेट्राहेड्रल नहीं है, और ये प्लेनर भी नहीं है। तो फर्स्ट आपका राइट है। नेक्स्ट, रेड फॉस्फोरस इज लेस रिएक्टिव देन येलो फॉस्फोरस। अभी बताया था मैंने, वहां पे क्या होता है, पोलराइजेशन हो जाता है। तो यही तो था, इट इज हाईली पोलराइज्ड। मतलब क्या होता है, P4 यूनिट आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ना शुरू हो जाती है, जिससे उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। बताया था ना आपको। नेक्स्ट, वही लिस्ट को मैच करना है फर्स्ट और सेकंड के साथ। पहले वाले रिएजेंट है, दूसरे वाले उनकी प्रोसेस है। तो बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड किससे बनाया जाता है, कॉन्टैक्ट मेथड से, वो रहा फोर्थ। स्टील बेसेमराइजेशन से, बेसेमीकरण से बनाते हैं ना, ये रहा सेकंड। सोडियम है लेब्लांस प्रोसेस। अमोनिया हेबर प्रोसेस, ये रहा फर्स्ट।
याद है क्या, N2+3H2 जिसमें आयरन तो कैटलिस्ट के लिए और प्रमोटर का काम, मतलब उत्प्रेरक वर्धक का काम कौन करता है, आपका एमओ, कैटलिस्ट प्रमोटर का काम। तो कौन सा गया फोर्थ, पहले में फोर्थ, दूसरे में सेकंड, तीसरे में थर्ड, फिर ये, तो आपका फोर्थ आंसर मैच कर रहा है इससे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजन मिक्सर, ये याद रख लो, फ्यूजन मिक्सर गलन मिश्रण कौन है, Na2CO3 और K2CO3 सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट के मिक्सर को ही आपका फ्यूजन मिक्सर कहा जाता है। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन है 65, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो देखो पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट, एक चीज याद रखो, कैल्शियम कार्बोनेट है वो इनसोल्युबल होता है, ये लो, क्लियर, याद है ना। बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इधर जाएं तो ये तो है सोल्यूबल, बाकी नीचे वाले सारे इनसोल्यूबल हैं क्योंकि नीचे जाने पर सोल्यूबिलिटी कम होती है कार्बोनेट की। फिर बाइकार्बोनेट, तो फर्स्ट एक है बाइकार्बोनेट की सोल्यूबिलिटी नीचे जाने पर इंक्रीज होती है। हमेशा ध्यान रखना वही आयनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल हो पाता है जिसकी लेटिस एनर्जी से ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होती है। तो फर्स्ट में टॉप टू बॉटम चलेंगे तो लेटिस एनर्जी भी कम होती है और हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होती है, लेकिन बाइकार्बोनेट की कंडीशन में क्या होता है, नीचे जाने पर लेटिस एनर्जी तेजी से कम हो जाती है, तेजी से कम हो जाती है, इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी तुलनात्मक रूप से बढ़ना शुरू हो जाएगी। हो रही तो कम है लेकिन कंपैरिजन में वो इससे ज्यादा रहेगा डिफरेंस। तो ऐसे में सोल्युबिलिटी बाइकार्बोनेट की नीचे जाने पर इंक्रीज होती है, ये याद रखना। तो आपका क्या आ जाएगा, ध्यान से अगर देखा जाए तो NaHCO3 है और KHCO3 है, तो इनमें नीचे कौन सा आता है, ये इसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा है। इसी वजह तो सॉल्वे प्रोसेस में कभी भी सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बनता, सॉल्वे प्रोसेस से पोटेशियम कार्बोनेट न बनने का कारण यही कि सोडियम बाइकार्बोनेट से KHCO3 ज्यादा सोल्यूबल होता है। तो ये तो इनसोल्यूबल हो गया, तो सबसे कम तो ये हो गया, सबसे कम तो ये हो गया, सबसे ज्यादा सोल्यूबल ये, उससे कम ये। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है क्या, तो ये तो डिक्रीजिंग है, हटाओ, ये रहा सबसे कम, ये तो हो गया इनसोल्यूबल, फिर इससे थोड़ा ज्यादा ये और सबसे ज्यादा ये, तो आपका कौन सा आ गया, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ गया 66, कार्बन समूह के अन्य तत्वों से भिन्न होते हैं, इस संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो वही चीज, कार्बन डिफर है अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट से, उसका रीजन क्या है, तो ये चेन फॉर्मेशन नेचर रखता है, ठीक है, बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है, ड्यू टू इट्स मैक्स टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन, बिल्कुल कार्बन ही एक ऐसा है जिसकी सबसे ज्यादा चेन फॉर्मेशन नेचर होती है, सबसे लंबी चेन बना सकता है। फिर ड्यू टू इट्स यूनिक, बिल्कुल यही एक ऐसा है जिसमें यूनिक एबिलिटी होती है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल भी हो सकता है, लेकिन सिलिकन सिलिकन के बीच डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। कारण क्या है, इसकी साइज लार्ज है, इसकी साइज लार्ज है, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो पाई बॉन्ड बहुत वीक होगा, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये दो एबिलिटी ऐसी हैं जो अपने ग्रुप से इसको अलग कर रही है। तीसरा, डी ऑर्बिटल की उपांतिम कक्ष में उपस्थित होने के कारण, मतलब कि ड्यू टू डी ऑर्बिटल इन पेनल्टीमेट टी कर लेना मेट सेल, तो कहां होता है, इसमें तो होता ही नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। क्लियर, इसमें तो प्रेजेंट नहीं अब्सेंट है। फिर आगे कोऑर्डिनेशन, या इसकी देखा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर 4, बिल्कुल इसकी वैकेंट डी तो होता नहीं है, और इसमें एक्साइटेड स्टेज में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैक्सिमम 4 ही कोऑर्डिनेशन नंबर दे सकता है, तो ये बात भी सही है। तो आपका कौन सा आंसर आ गया, थर्ड। बाकी अदर वाले क्या करते हैं, ज्यादा दे सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन ऑन रिएक्शन विद हॉट एंड कंसंट्रेट, मैंने अभी बताया था कंसंट्रेटेड के साथ क्या बनेगा, क्लोराइड और ClO3 माइनस, पीछे के क्वेश्चनों में आया देखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज बैलेंसिंग प्रॉपर्टी, सॉरी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, सॉरी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी किसकी है, तो आ जाओ O3। O3 आपका क्या करता है, O2 और ऑक्सीजन में टूटता है, नवजात ऑक्सीजन में, नेनेस्ट ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करती है और ब्लीचिंग का भी। क्लियर, कैसे, जब भी कलर्ड कंपाउंड इसके कांटेक्ट में आएगा, कलर्ड, तो वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस। किस वजह से, क्योंकि ये उसका ऑक्सीडेशन कर देगा, तो ऑक्सीजन की वजह से कलर डिसअपीयर हो गया। क्लियर,
अब एनवायरमेंट में खुला छोड़ेंगे तो वहां पे भी एयर ऑक्सीडेशन ही तो होगा ना। तो कहने का मतलब अगर ऑक्सीडेशन से कलर डिसअपियर हुआ है, ऑक्सीडेशन से अगर ब्लीचिंग हुई है तो वो परमानेंट होगी। तो ये तो हो गया, लेकिन ये कोई ब्लीचिंग नेचर नहीं रखता। ये रखता है, ये नहीं रखता, ये नहीं रखता, ये रखता है Cl2। Cl2 कैसे रखता है? Cl2 रिएक्शन करता है HCl से, सॉरी H2O से, सॉरी ये रिएक्शन करता है किससे? H2O से। H2O क्या बनाता है? HCl प्लस HClO, डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन होगी। क्लियर? ये इसमें माइनस में है, ये इसमें प्लस में, लेकिन ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने की वजह से आगे टूटेगा HCl प्लस नेक्स्ट ऑक्सीजन, और यह आपको पता है क्या करेगी? कलर उड़ा देगी। किससे? ऑक्सीडेशन से ब्लीचिंग कर देगी, और ऑक्सीडेशन से ब्लीचिंग होती है वो परमानेंट होती है। तो ये तो ब्लीचिंग नेचर रखेगा, लेकिन ये नहीं रखेगा। अभी यहां जाओ, ये देख लिया Cl2 ब्लीचिंग नेचर रखेगा। SO2 रखता है क्या? SO2 ले लो 2H2O, तो ये बना देगा H2SO4 प्लस 2 नवजात हाइड्रोजन बन गई, और ये ही हाइड्रोजन क्या करेंगी? कलर्ड कंपाउंड को कलरलेस, किससे? बाय रिडक्शन। हमेशा ध्यान रखना, कलर या तो ऑक्सीडेशन से जाएगा या रिडक्शन से जाएगा। लेकिन अगर वापस एयर में खुला छोड़ देंगे तो एयर में ऑक्सीजन है, तो फिर से उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। रिडक्शन से कलर गया था तो ऑक्सीडेशन रिवर्स प्रोसेस हो गई, फिर से कलर आ जाएगा। तो मतलब रिडक्शन से अगर कलर जाता है तो वो जैसे ही एयर में जाएगा वो, ठीक है, तो एयर में जैसे एक्सपोज करेंगे, एयर से जैसे ट्रीट करेंगे तो वापस कलर अपीयर हो जाएगा। मतलब रिडक्शन से अगर कोई ब्लीचिंग होती है तो वो टेम्परेरी होती है। क्लियर? कहने का मतलब ब्लीचिंग तो करेगा ये, रिडक्शन से ये ब्लीचिंग करेगा, ऑक्सीडेशन से इसकी ब्लीचिंग टेम्परेरी है, इसकी ब्लीचिंग परमानेंट है। क्लियर? तो अपना आंसर कौन सा हो गया? थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक कैरेक्टर? आयनिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो देखो इनको देखते ही आइडेंटिफाई करो, ये दो तो है पी ब्लॉक के, ये दो है एस ब्लॉक के। तो एस ब्लॉक में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे पी से, पहली बात। दूसरी, अब इनमें देखा जाए तो NaCl, इस पे प्लस माइनस CaCl2, ये माइनस और ये +2। जिस केटाइन पर जितना ज्यादा चार्ज होता है उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होती है। पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होंगे। तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर कम है। उल्टा हो गया आयनिक के लिए। फिर ये पी ब्लॉक के हैं, तो ये +2 में है और ये +4 में है। मैंने पहले बता दिया, जिस पर केटाइनिक चार्ज ज्यादा होगा वो पोलराइजेशन ज्यादा करेगा, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है मतलब आयनिक कम है। तो ऑर्डर कौन सा आ गया? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन नॉट एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन? सॉल्यूशन में कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता? देखो, बाइकार्बोनेट कैसा होता है? एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक होने का मतलब है ये एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी रिएक्शन करेगा। तो ये बेस है, तो यहां पे आपस में रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन होके क्या बन जाएगा? Na2CO3 और H2O यहां पे बन जाएगा। अगर इनमें रिएक्शन हुई तो यहां पे क्या बन जाएगा? Na2CO3 प्लस H2O। इसका मतलब ये साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फिर ये बेस है, ये क्या है? इसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक ही होता है, तो बेस बेस से रिएक्शन नहीं करेगा। ये एम्फोटेरिक है, लेकिन ये सॉल्ट है, सॉल्ट एम्फोटेरिक से रिएक्शन नहीं करेगा, एग्जिस्ट कर सकता है साथ। इसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक है, लेकिन ये सॉल्ट आ गया, सॉल्ट ना तो एसिड से रिएक्शन करेगा, ना बेस से रिएक्शन करेगा, ना किसी एम्फोटेरिक से करेगा। तो ये साथ एग्जिस्ट कर सकता है। कौन सा नहीं करेगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइनाइड आयन एंड N2 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बिल्कुल, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 14 इलेक्ट्रॉन इसमें है, बात तो सही है। बट इन कॉन्ट्रास्ट टू साइनाइड N2 इज केमिकली इनर्ट बिकॉज। फिर भी क्या हो रहा है कि N2 कम रिएक्टिव है किससे? साइनाइड से। तो देखो, ये साइनाइड हो गया और ये नाइट्रोजन हो गया, दोनों में ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन देखो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है? 3.0, इसकी कितनी? 2.5। तो बॉन्ड में पोलैरिटी है। लेकिन यहां पे देखो इसमें 3.0, इसकी भी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 3.0,
मतलब बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं है, पोलैरिटी नहीं है तो यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, और तो कोई रीजन नहीं है, क्योंकि दोनों में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर है। अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो जितने इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उतने ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें, 10 ही तो बॉन्डिंग इसमें, 10 ही बॉन्डिंग इसमें। एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो 4 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें है और 4 ही उसमें है। समझ रहे हो ना ये चीज? तो कोई फर्क नहीं, बॉन्ड ऑर्डर 3 इसका है, 3 उसका है, एक ही डिफरेंस है सिर्फ यहाँ पे किसका। तो आ जाओ, पहला कह रहा है लोअर बॉन्ड एनर्जी, नहीं दोनों की बॉन्ड एनर्जी तो हाई है, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी हाई है। क्लियर? तो लो होती बॉन्ड एनर्जी तब तो ये रिएक्टिव ही हो जाता ना, तो ये तो गया। अब्सेंस ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी, बिल्कुल इसमें बॉन्ड पोलैरिटी अब्सेंट है, तो अपना आंसर कौन सा हो गया? सेकंड। फिर आगे और देख लेते हैं, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये लो इक्वल शेयर कर रहे हैं। फिर आओ, प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, नहीं बॉन्डिंग में इसके भी 10 है और इसके भी 10 है, तो कोई बात नहीं, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर कौन सा हो गया? सेकंड। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर H3PO3 एंड H3PO4 द करेक्ट, तो आ जाओ। अच्छा बेसिक और रिड्यूसिंग देखना है तो फिर स्ट्रक्चर चाहिए होगी, पहले तो बना लेता हूं मैं H3PO3 की, ये है H3PO3, कैसा है ये? सीधे 2 OH जुड़े हुए हैं तो डाई बेसिक है, डाई बेसिक। और कैसा है? सेंटर से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन है, मतलब ये रिड्यूसिंग है। अब आ जाओ, H3PO4 बनाओ P डबल बॉन्ड O, OH OH OH, ये लो, ये कैसा है? ट्राई बेसिक है, तीनों OH जुड़े हुए ना, नॉन रिड्यूसिंग है। अब आ जाओ, H3PO3 डाइबेसिक, बिल्कुल सही बात है, एंड रिड्यूसिंग, बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट। डाइबेसिक है, रिड्यूसिंग है। आगे आ जाओ, डाइबेसिक है, नॉन रिड्यूसिंग, ये वाली बात गलत है, इसलिए ऑप्शन गया। ट्राइबेसिक है, बिल्कुल सही बात है, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग नहीं वो नॉन रिड्यूसिंग है, इसकी वजह से ये भी गया। ये ट्राइबेसिक है, ये इसकी वजह से गया, नॉन रिड्यूसिंग है इसकी वजह से भी गया, ये तो दोनों ही गलत है, तो आपका आंसर कौन सा आ गया? फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, वही इसका क्या करवाना है? कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करवाना है, विल प्रोड्यूस, और क्या बनेगा? तो आ जाओ, ये सिलिकॉन रहा, ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, जोड़ दो, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। आ जाओ, हाइड्रोलाइसिस करवाओ, HOH। कैसे? अगर पार्शियली पॉजिटिव के पास वैकेंट डी है तो ये हाइड्रोलाइसिस होगा, तो पार्शियल पॉजिटिव ये है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये पार्शियल नेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है। वो प्रोसेस अलग चीज है, अपन सीधा देखते हैं, तो HCl निकल जाएगा यहां से, वैसे ही HOH, HCl यहां से निकल जाएगा, तो क्या बन गया? सिलिकॉन MEMeOH OH हो गया। फिर ऐसी ही कई चेन एक साथ आ जाएंगी, एक साथ जुड़ जाएंगी, तो क्या होगा? ऐसी एक चेन और ले आओ इसके साथ, ठीक है, इससे तो ये बनेगी आगे, अब कंडेंसेशन कर रहा हूं मैं इसका, ठीक है, ये इतना ही प्रोडक्ट पूछा है। अच्छा आगे और बनाना है क्या? हाइड्रोलाइस विल प्रोड्यूस, हाइड्रोलाइसिस ही तो करवाना है, कंडेंसेशन तो करवा ही नहीं रहा, तो हाइड्रोलाइसिस से तो पहला ही आ जाएगा, आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है। अरे हाइड्रोलाइसिस ही तो करवाए ना, तो हाइड्रोलाइसिस से कौन सा आंसर आ जाएगा? फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि अमोनियम डाइक्रोमेट ऑन हीटिंग लिबरेट ए गैस, द सेम गैस विल बी ऑब्टेन्ड बाय, अगर इसको हीट करते हैं तो कौन सी गैस निकलेगी? वो इनमें से मैच करनी चाहिए, तो आओ इसको हीट दो, हीट देंगे तो N2 गैस निकलती है, H2O बनता है और CR2O3 बन जाता है, तो कौन सी गैस लिबरेट होती है? N2 गैस। तो आ जाओ, और किस में गई? अमोनियम नाइट्रेट, इसको हीट दो तो बिल्कुल N2 गैस निकलेगी और 2H2O, इसको हीट दोगे तो आपकी N2O बनेगी और H2O। वैसे ही इसको अगर हीट दोगे तो हाइड्रोलाइसिस करोगे, अब हाइड्रोलाइसिस करवा रहा है तो हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो इसमें क्या बनेगा? NH3, और इसके साथ ट्रीटिंग करोगे तो यहाँ पर तो प्रोक्साइड बनने वाला है और आपका HNO3 बनने वाला है, तो ये भी नहीं है, तो आपका कौन सा आ गया आंसर? फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्स्ट्रा प्योर N2 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। तो देखो N2 एक तो यहां बनने वाली है और एक यहां बनने वाली है, यहां पर तो N2 बनेगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा प्योर एजाइड से जब भी N2 बनाई जाती है ना, वो प्योर फॉर्म में बनती है, प्योरेस्ट फॉर्म में। क्लियर? तो ये बेस्ट मेथड रहेगा, याद रखना। प्रिपरेशन मेथड ये नाइट्रोजन का सबसे बेस्ट प्योर फॉर्म के अंदर आपको डाई नाइट्रोजन चाहिए ना, तो वो एजाइड से बनाई जाती है। कोई भी एजाइड है उसको आप हीट कर दो तो वहां पे नाइट्रोजन निकल जाएगी। क्लियर? अब देखिए आप, ये अपने 75 क्वेश्चन पूरे हुए, अपन ने कोशिश इसमें ही की कि एंटायर कंप्लीट चैप्टर इसके आसपास इर्द गिर्द का था वो अपन ने पूरा कवर किया है एकदम अच्छे से। बस आपको साथ में पढ़ना है इसको। ये अपना लास्ट पंच था केमिस्ट्री का, 20वां एपिसोड था। केमिस्ट्री पंच अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है, और सारे पार्ट आपको प्रोवाइड हो गए। आपको कुछ नहीं करना है, इन सारे पार्ट्स को स्टेप वाइज स्टेप आपको स्टडी करनी है, ठीक है। जैसा सीएलसी ने प्रॉमिस किया था 20 एपिसोड इसके कंप्लीट हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट अपना कमिटमेंट क्या है कि अपन जेईई मेन के प्रीवियस क्वेश्चन है जो 2019 के और 20 के, वो अपन डिस्कस करेंगे, तो वो वीडियो भी आपको जल्दी प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, बस आपको सीएलसी के साथ बने रहना है। अगर और ऑनलाइन क्लासेस का सीएलसी का बेनिफिट उठाना चाहते हो आप, तो आप CLClive.in पे जाएं और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।